मगर बच्चों को आपको कहा है कि सैटरडे पढ़ा के जाऊंगा तो सैटरडे पढ़ा के ही जाऊंगा। हाँ तो आज पढ़ा के जाएंगे। हाँ हम दोनों लोग साथ ही जाएंगे। देखें पीपीटी सही लगाइए। किसका? किस? अच्छा हाँ बच्चों, तो देखो आज क्लास चालू करेंगे, ठीक है। तो आज से नया चैप्टर चालू है। पुराना चैप्टर हम लोगों ने खत्म किया है, लिक्विड सोल्यूशन। आपका काम है कि खूब अच्छे से उसके एमपीएस कर लेना, आरपीएस कर लेना। रिवीजन कैसे करना है मैंने बता दिया है। 1-2 दिन में ठीक हो जाऊंगा तो वो वीडियो हर बैच में हर चैनल पे डाल दिया जाएगा। आपको तो सामने सामने बता देता हूँ, तो आप लोग तो सामने सामने बता दूंगा कैसे होगा। तो हम लोग पैरेलल में पढ़ते भी जाएंगे, रिवीजन भी करते जाएंगे और हर चैप्टर का टेस्ट भी लेते जाएंगे, जैसे बिल्कुल पक्की प्रिपरेशन हो जाए, ठीक है ना। तो आज हम लोग नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं, केमिकल काइनेटिक्स। अब देखो यार, केमिकल काइनेटिक्स में क्या करना होता है, कैसे करना होता है, ध्यान दीजिए। देखिए इस चैप्टर में हम लोग केमिकल का मतलब क्या हुआ कि केमिकल का मतलब है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के काइनेटिक्स की बात करेंगे। काइनेटिक मतलब स्पीड, रेट की बात करेंगे। रिएक्शन हो रही है नहीं हो रही है इससे अपने को कोई लेना देना नहीं होगा। अपने को सिर्फ इस बात से लेना देना होगा कि उसका रेट क्या है। इसमें कितने सब टॉपिक है देख लो। एक सब टॉपिक है रेट, एक है रेट ऑफ रिएक्शन, एक है मॉलिक्यूलरिटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, आर्रीनियस इक्वेशन एंड कोलिजन थ्योरी। इतने हमारे पास टॉपिक हैं। अब एक एक करके इन सभी टॉपिक को हम लोग निपटाएंगे। लिखना है लिख लो, कोई बात नहीं। एक एक करके टॉपिक को निपटाएंगे। आपको बता दूं, ये चैप्टर आपके लिए एक तरह का बोनस चैप्टर है। 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे, 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे, या तो 2 मिलेंगे या 3 मिलेंगे। लास्ट ईयर भी 2 क्वेश्चन आए थे, लास्ट टू लास्ट ईयर भी 2 क्वेश्चन आए थे, क्योंकि 20 क्वेश्चन आने हैं और चैप्टर है 9। 20 क्वेश्चन आने हैं, चैप्टर है 9। ये थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री मिला दो, उनको एक मानो तो 9। मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स, ये 7 चैप्टर हमारे हो गए 11th में। 7 या 6 हुए? 6। और फिर 12th में हो गए लिक्विड, काइनेटिक, इलेक्ट्रो, ये 9 हो गए, है ना। थर्मोडायनेमिक्स को मैं 2 पार्ट में पढ़ा देता हूँ कि हाँ, एक थर्मोडायनेमिक्स है, एक थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री 3 से 4 क्लास में खत्म हो जाता है, थर्मोडायनेमिक्स अपना 8 से 9 क्लास में खत्म हो जाता है। तो सबसे ज्यादा क्लासें उसी में लगने वाली है। तो आपको ये चैप्टर जो है बोनस इसलिए कह रहा हूं, छोटा चैप्टर होता है, नंबर गजब देता है। ऑन इन एवरेज हर चैप्टर से 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं, क्योंकि 20 क्वेश्चन आने हैं, 9 चैप्टर है। तो इसका मतलब किसी से 2 आएंगे, किसी से 3 आएंगे, और यदि किसी एक से एक दे दिया तो फिर इसका मतलब किसी से 4 भी देने पड़ेंगे उसको। तो इन जनरल वो एक नहीं दे रहा है आजकल, हर चैप्टर से लगभग 2 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन या किसी से 3 क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इजी मेरे हिसाब से तो इजी है, मगर उसको आप इजी ना माने, क्योंकि मैं तो पढ़ा रहा हूँ इतने दिनों से तो हमें तो इजी लग रहा है, मगर बेचारों बच्चों को पढ़ना है तो उनके मन से पूछो। मगर हाँ इजी है, आप उसकी टेंशन ना लो, ठीक है। क्वेश्चन अपने आप होंगे, आप बस फोकस रखिएगा। लिख डाला आप लोगों ने कौन कौन से सब टॉपिक है? हम रेट की बात करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे, मॉलिक्यूलरिटी की बात करेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे, ठीक है, जीरो ऑर्डर की बात करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर की बात करेंगे, सेकंड ऑर्डर की बात करेंगे।
आपको बता भी देता हूं कि क्वेश्चन कहां से आएगा, क्वेश्चन आउट भी कर देता हूं। आप पेपर दीजिएगा और फिर बताइएगा कि सर क्या क्वेश्चन यहीं से आया है। एक क्वेश्चन यहां से आएगा, ठीक है, और एक क्वेश्चन यहां से आएगा। बस एक क्वेश्चन आर्हेनियस इक्वेशन से आएगा, एक क्वेश्चन यहां से आएगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर, इनमें से किसी एक से आ रहा होगा। एक दो क्वेश्चन आएंगे मिनिमम, वो दो क्वेश्चन ये है। अब तीसरा क्वेश्चन आएगा वो बोनस होगा, पता नहीं कहां से आए, हो सकता है यहां से आ जाए, हो सकता है यहां से आ जाए, हो सकता है यहां से आ जाए, मगर दो जो मिनिमम आने हैं वो उनके हम बता चुके हैं कहां से आएंगे। उसी तरह सोल्यूशन में दो क्वेश्चन आएंगे, एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से आएगा, आउट है, आउट है, वो आएगा ही आएगा। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पे फार्मूला बेस्ड, डेल्टा टीवी पर या डेल्टा टीएफ पर या ऑस्मोटिक प्रेशर पे या रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एक क्वेश्चन पक्का आएगा उस जगह से। ऐसा होगा ही कि ना आए, आप चेक कर लेना। आप पेपर उठाओ और पेपर उठा के देखो पिछले 10 साल में क्या हुआ है, क्या घटना घटी है। पढ़ाने से ज्यादा होता है चीजों को एनालाइज करना, कि हाँ यार क्या पढ़ाना है, किस जगह पे ज्यादा फोकस रखना है, किस जगह पे कम फोकस रखना है। तो ये आपको भी सीखना पड़ेगा क्योंकि पेपर तुम देने जा रहे हो। वैसे हम बीच बीच में ये सारी बातें बताते रहेंगे। तो यहां तक की बात हो गई, अब कहानी को आगे ले चलते हैं। देखो सबसे पहले टाइप ऑफ रिएक्शन कल बोले थे, अच्छा न्यूमेरिकल क्वेश्चन उसका नहीं कराया था, है ना, हार्नियस का करा देंगे, टेंशन ना लो, है ना, हेनरी लॉ का करा देंगे। देखिए टाइप ऑफ रिएक्शन, अब बात आती है टाइप ऑफ रिएक्शन। तो यहां पर हम चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, काइनेटिक्स। इसका मतलब हम रेट के बेसिस पे रिएक्शन को कैटेगरी में डालेंगे। टाइप ऑफ रिएक्शन किसके बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हो, रेट के बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हो। क्यों, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, केमिकल काइनेटिक्स। तो हम रिएक्शन को रेट के बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं। तो ये जो क्लासिफिकेशन है, ये जो क्लासिफिकेशन है, ये किसके बेसिस पे, बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, कि रिएक्शन का रेट क्या है, उसके बेसिस पे हम इसको क्लासिफाई करेंगे, मतलब क्लासिफिकेशन करेंगे। और कैसे करेंगे, देखो आपको बता देते हैं। रिएक्शन जो होती है तीन तरह की होती है रेट के बेसिस पे। चलिए कोई बात नहीं, रिएक्शन जो होती है रेट के बेसिस पे तीन तरह की है। कौन कौन से तीन तरह की है, जरा देखो। एक, ऐसी रिएक्शन जो बहुत फास्ट हो, फास्ट रिएक्शन जो बहुत तेजी से होती है। भाई देखो रेट के बेसिस पे क्या हो सकता है, बहुत फास्ट, बहुत स्लो, मॉडरेट, यही तो हो सकता है कि नहीं। बहुत ज्यादा, बहुत कम, एवरेज, मॉडरेट। तो रेट के बेसिस पे हमारी रिएक्शन क्या है, बहुत फास्ट रिएक्शन। बहुत फास्ट रिएक्शन के एग्जांपल कौन होते हैं, जैसे एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन बहुत फास्ट रिएक्शन के एग्जांपल है, बहुत तेजी से होती है। तो इनके रेट को मेजर नहीं कर सकते। जो बहुत तेजी से रिएक्शन होंगे उनके रेट को मेजर नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में वो पलक झपकते ही खत्म हो जाती है। मतलब 1 सेकंड में रिएक्शन खत्म हो गई, तो चेंज इन कंसंट्रेशन पर सेकंड कितना आया, 100% आ गया, 100% आ गया, है ना। रिएक्शन 1 2 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, घंटे, महीने या हफ्ते नहीं चलती है, बहुत फास्ट होती है। तो ऐसी रिएक्शन जो बहुत फास्ट होती है उनके रेट को केमिस्ट्री में मेजर ही नहीं किया जाता, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में उनका कंसंट्रेशन का चेंज दिखता ही नहीं है, उससे पहले वो खत्म हो जाती है। तो इनको हम मेजर नहीं करते, इनके रेट को हम मेजर नहीं करते, डज नॉट मेजर। इस वजह से इनके रेट को हम मेजर नहीं करते।
अच्छा, फिर दूसरी कौन सी रिएक्शन आती है? दूसरी रिएक्शन आती है वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है? ऐसी रिएक्शन जो बहुत स्लो रेट से होती है, जो महीनों, ईयर, इनमें खत्म होती है। ऐसी रिएक्शन जो क्या होती है? डेज, मंथ, ईयर, इनमें खत्म होती है। ऐसी रिएक्शन को हम वेरी स्लो रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, वो वैसे तो 3-4 घंटे में जम जाता है दही, है ना, महीनों तो नहीं लगते। ठीक है, तो जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ना है। अब अर्थ का टेम्परेचर पूरे साल में 1 डिग्री बढ़ता है लगभग। अब सोचो पर सेकंड कितना टेम्परेचर बढ़ रहा है? पूरे साल में 1 डिग्री बढ़ता है, तो पर सेकंड कितना बढ़ा है? ना के बराबर, है ना। अर्थ का डिके होना, आप जानते हैं अर्थ डिके होगा, साइंस में डेली पढ़ाया जाता है, मगर कब होगा? लाखों साल में होगा। तो पर सेकंड कितना डिके हो रहा है? ना के बराबर, है ना। वाटर का वाइपराइजेशन, यदि वाटर तालाब में भरा हुआ है तो वाइपराइज तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, मगर इस काम को होने में पूरे साल लग जाते हैं, है कि नहीं, और पूरा हो भी नहीं पाता कि पूरा वेपराइज हो जाए। तो ऐसे प्रोसेस जो बहुत स्लो हो रहे होते हैं, हाँ, प्रिपरेशन ऑफ नीट, है ना। नहीं, प्रिपरेशन तो पहले दिन से स्टार्ट हो जाती है, सिलेक्शन ऑफ नीट। तो देखिए, तो ऐसी रिएक्शन बहुत स्लो है, तो इनके रेट को भी मेजर नहीं करते। क्यों नहीं करते? टाइम के साथ वो कांस्टेंट समझ में आते हैं, टाइम के साथ उनका चेंज कांस्टेंट समझ में आता है, तो इनको भी हम मेजर नहीं करते। डज नॉट मेजर रेट ऑफ प्रोसेस। बेटा संतरा यार नहीं खाता मैं, खा लो अभी। खांसी आ रही ना, और खांसी आएगी। अब देखो, मॉडरेट रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन, इसी को कहा जाता है स्लो रिएक्शन। आवाज नहीं करो यार, इसी को क्या कहते हैं? स्लो रिएक्शन। अब जरा देखो, मॉडरेट रिएक्शन वो रिएक्शन है जो घंटों में, ठीक है, सेकंडों में खत्म हो जाती है। 10 सेकंड में हो गई, 20 सेकंड में हो गई, 1 घंटे में हो गई, आधे घंटे में हो गई, ऐसे। तो ये क्या है? सेकंड, आवर या डे में कंप्लीट होती है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेती। ऐसी रिएक्शन के रेट को हम मेजर करते हैं, मेजर रेट ऑफ रिएक्शन। इस टाइप की रिएक्शन के रेट को हम मेजर करते हैं। जो मैंने अभी बताया, इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं आना है। आप पूरा एक स्टेटमेंट याद रखा करो कि मॉडरेट रिएक्शन के रेट को मेजर करते हैं, इसके मतलब इसके अलावा कुछ भी है मेजर नहीं करते, है ना। मॉडरेट रिएक्शन के रेट को मेजर करते हैं। मॉडरेट या उसी को आप स्लो बोल देते हो कि मॉडरेट या स्लो रिएक्शन के रेट को हम मेजर करते हैं, बाकी को नहीं करते। बाकी कौन है, क्या मतलब? चाहे वो फास्ट बोले, चाहे वो वेरी स्लो बोले, या कुछ और बोले, हमें मना कर देना है, क्योंकि हम इसको करते हैं तो बाकी सबके लिए ना है। ठीक है, अच्छा, थ्योरी का पार्ट है इसलिए पढ़ा है, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। हो सकता है स्टेटमेंट जैसे है ना, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है या इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हो सकता है एक आध लाइन इसकी भी लिखी हो, इसलिए ये बताया गया है। अब जो अपने की काम की चीज है कि भाई यदि तुम रेट को मेजर करते हो तो रेट कैसे मेजर करोगे? आपने कहा मॉडरेट रिएक्शन के रेट को मेजर करते हैं, तो भाई ने पूछा कैसे करोगे, ये तो बताओ। तो अब हम पढ़ेंगे रेट, कि रेट होता क्या है। तो देखो, रेट बहुत आसान सी चीज है
किसी भी चीज को टाइम के रिस्पेक्ट में मेजर कर दो वो रेट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 1 सेकंड में मैं 2 वर्ड निकालता हूं तो ये मेरे पढ़ाने का रेट हुआ। 1 सेकंड में मान लो, ठीक है, बीएन सर 4 वर्ड निकालते हैं तो उनके पढ़ाने का रेट हुआ। 1 सेकंड में सुधांशु सर 6 वर्ड बोलते हैं तो वो उनके पढ़ाने का रेट हो गया। आधा वर्ड बोलते हैं तो उनके पढ़ाने का रेट हो गया, है ना। तो ये देखो पढ़ा मतलब क्या है, तुमने टाइम के रिस्पेक्ट में मेजर कर दिया। इसी तरह आपके बाइक की स्पीड, 1 घंटे में आप 40 किलोमीटर गए तो आपकी स्पीड आ गई 40 किलोमीटर पर आवर। दूसरा बंदा 1 घंटे में 60 किलोमीटर गया तो उसकी स्पीड आ गई 60 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो टाइम के रिस्पेक्ट में किसी भी चीज को मेजर कर दो वो रेट हो जाता है। टाइम के रिस्पेक्ट में किसी भी चीज को मेजर कर दो वो रेट हो जाता है कि नहीं। तो जैसे मैंने इनको 1 करोड़ रुपए दिए 100-100 की गड्डी, मैंने कहा गिनो, है ना, हाँ गिन के भगेंगे ना। तो अब इन्होंने गिनना शुरू किया। अब 1 घंटे में ये 2 लाख रुपए गिन पाते हैं, ये 1 घंटे में 3 लाख गिन पाते हैं, तो ये गिनने का रेट हो गया कि हाँ यार पर आवर कितने नोट गिन पा रहे हैं, पर आवर कितने नोट गिन पा रहे हैं। तो रेट का मतलब क्या है, किसी भी चीज को टाइम के रिस्पेक्ट में मेजर कर दो तो रेट हो जाता है। अब बात है रिएक्शन की, कौन सी चीज टाइम के रिस्पेक्ट में मेजर की जाएगी। तो रिएक्शन कोई 3-4 किलोमीटर तो चलती नहीं है ना, कि चलो भाई PCl5 वाली रिएक्शन 2 किलोमीटर जाती है, अमोनिया वाली रिएक्शन 3 किलोमीटर जाती है। तो रिएक्शन के रेट को किस में मेजर करें, तो जब रिएक्शन चलती है तो क्या चेंजेस आते हैं, कंसंट्रेशन के चेंजेस आते हैं। रिएक्शन जब होती तो क्या चेंजेस आते हैं, कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट बनता है, रिएक्टेंट बिगड़ता है। तो इसी वजह से हम रिएक्शन के रेट को कंसंट्रेशन के टर्म में क्या करते हैं, मेजर करते हैं। और जो डिफिनीशन आपके बाइक की स्पीड की, बाइक के रेट की, वही डिफिनीशन इसकी। तो आप वहां क्या करते हो, आप कहते हो लेंथ पर आवर इज नोन एज रेट ऑफ बाइक। अब रेट को नाम अलग अलग दे दो, स्पीड बोल दो, कोई वेलोसिटी बोल देता है, कोई स्पीड बोल देता है, तो नाम है वो तो नाम की बात है। मगर आप उसमें काउंट क्या करते हो, 1 घंटे में कितनी दूरी तय की है, बस यही डिफिनीशन यहां छाप दो। अब रिएक्शन है तो घंटे में नहीं सेकंड में चलती है, ठीक है, चाहो तो घंटे में लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो आप क्या लिखोगे, 1 घंटे में कितना कंसंट्रेशन चेंज हुआ। चेंज क्यों, क्योंकि किसी का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, किसी का इंक्रीज होगा। रिएक्टेंट होगा तो डिक्रीज होगा, प्रोडक्ट होगा तो इंक्रीज होगा, तो जनरल टर्म यूज कर दिया चेंज। तो डिफिनीशन कोई नई नहीं आ रही है, वो वही डिफिनीशन लिखनी है जो आप लोग बचपन से पढ़ते आए हो या यूज करते आए हो। 1 घंटे में कितनी डिस्टेंस तय की, उसी को मैंने देखो लिखा क्या, देखिए चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन। अब किसका कंसंट्रेशन चेंज होगा, यदि रिएक्शन है तो भाई रिएक्टेंट होगा या प्रोडक्ट होगा। चेंज इन कंसंट्रेशन रिएक्टेंट ऑब्लिक प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम मतलब पर सेकेंड या पर आवर या पर मिनट, पर यूनिट टाइम। अब यूनिट क्या है, एक यूनिट क्या है, यदि आवर लेना चाहो तो आवर ले लो, सेकंड लेना चाहो तो सेकंड ले लो, मिनट लेना चाहो तो मिनट ले लो। तो इस डिफिनीशन से रेट की फार्मूला क्या निकल के आया, किसका कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय उस कंसंट्रेशन के चेंज में कितना समय लगा, उस कंसंट्रेशन के चेंज में कितना समय लगा, मतलब टाइम टेकन। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको बताता हूं, ठीक है, जैसे ये रिएक्शन देखिए, ए ये हमारा रिएक्टेंट है, R इक्वल टू पी। एक R क्या है, रिएक्टेंट, P क्या है, प्रोडक्ट। इसकी इनिशियल वैल्यू मान लो A0, T इक्वल टू 0। अब इसमें से कुछ डिसोसिएट हो गया, तो जितना ये डिसोसिएट होगा उतना ये फॉर्म होगा T सेकंड में। मान लिया T सेकंड रिएक्शन चली। अब जरा देखो
ये कौन सी वैल्यू है, ए नॉट माइनस एक्स, ये कौन सी वैल्यू है, टी सेकंड के बाद रिएक्टेंट की वैल्यू है। इसको कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टी सेकंड, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टी सेकंड। सही है कि नहीं, बताओ। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टी सेकंड, क्यों, रिएक्शन कितनी चली है, टी सेकंड। देखो जीरो था, टी पे आया, तो रिएक्शन कितनी चली है, टी सेकंड। तो जब रिएक्शन टी सेकंड चली है तो टी सेकंड में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना पहुंचा, 80। अब हमें रेट निकालना है, तो रेट का फार्मूला क्या है, सिंपल सी बात है, आप रेट किसका निकाल रहे हो, तो देखो चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन का मतलब सी फाइनल अपॉन सी इनिशियल, टी फाइनल अपॉन टी इनिशियल। अब हमने निकाला रेट ऑफ आर, मतलब रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट का रेट निकालोगे तो कंसंट्रेशन किसका रखोगे, रिएक्टेंट का। भाई यदि तुम इनकी बाइक की स्पीड निकालोगे तो यही बताओगे ना कि ये कितने किलोमीटर गए 1 घंटे में, स्पीड इनके बाइक की निकाल रहे हो और डिस्टेंस इनके बाइक की बता रहे हो, ऐसा तो नहीं चलेगा, है कि नहीं, कि पता चला ये 50 किलोमीटर गए 1 घंटे में और तुम कह रहे हो ये इनकी स्पीड है कि नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। तो जिसका रेट निकालोगे उसी के कंसंट्रेशन का चेंज लिखोगे ना, रेट किसका निकल रहा है, आर का, तो कंसंट्रेशन का चेंज भी किसका रखोगे, आर का। अब आर का सी फाइनल, सी फाइनल का मतलब आफ्टर टी टाइम कंसंट्रेशन, अब सी फाइनल कितना है 80, इनिशियल कितना है ए नॉट, फाइनल कितना है 80, इनिशियल कितना है ए नॉट। जब कंसंट्रेशन 80 था उस समय टाइम कितना है, जब कंसंट्रेशन ए नॉट है उस समय टाइम कितना है, तो टी माइनस 0। तो ये हमारा आ गया वैल्यू, ये देखो ये क्या आया, रेट ऑफ आर आया, क्यों, क्योंकि आपने आर का कंसंट्रेशन रखा। अच्छा किसी ने कहा रेट ऑफ पी बताओ, रेट ऑफ पी, तो चेंज इन कंसंट्रेशन, तो इसका कंसंट्रेशन कितना है एक्स, इनिशियल कितना है 0, टाइम क्या है, जब एक्स कंसंट्रेशन था टाइम क्या है टी, जब 0 कंसंट्रेशन है टाइम क्या है 0, एक्स बाई टी। क्लियर है, कोई दिक्कत है, देख लो आप, हाँ हाँ लिख सकते हो, सही है। अच्छा अब मान लो 80 की जगह मैं ए नॉट माइनस एक्स लिख दूं, जैसा बच्चे का कहना है, बच्चों की जिद को पूरी कर देते हैं, तो भाई 80 और 80 उड़ गए, ए नॉट, क्योंकि ये माइनस ये प्लस है ये माइनस, तो वैल्यू कितनी निकल के आई, वैल्यू निकल के आई माइनस एक्स बाई टी। अब प्रॉब्लम ये है जो रेट होता है वो माइनस और प्लस नहीं होता है, क्यों, रेट एक पॉजिटिव वैल्यू है, जैसे लेंथ, भाई या तो हम स्कूटी चलाएंगे या नहीं चलाएंगे, यही तो होगा, नहीं चलाएंगे तो डिस्टेंस 0 कवर की, चलाया तो कुछ कवर हुई, माइनस कैसे आ जाएगा। मान लो मेरे बोलने का रेट है, या तो मैं बोलूंगा या नहीं बोलूंगा, निगेटिव कैसे आ जाएगा। तो रेट जो है निगेटिव होता ही नहीं है, रेट जो है निगेटिव होता ही नहीं है, तो फिर माइनस तो आया है, देख लो आप, माइनस तो आया है, तो ये माइनस साइन रेट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, रेट ऑलवेज एक पॉजिटिव वैल्यू है, माइनस साइन ये बता रहा है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस कंसंट्रेशन ऑफ आर डिक्रीज कर रहा है, ये देखो ए नॉट में कुछ कम हो गया है, तो ये बता रहा है ड्यूरिंग द प्रोसेस कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है, ड्यूरिंग द प्रोसेस कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है। तो माइनस साइन सिर्फ ये बताता है कि ड्यूरिंग द रिएक्शन, हाँ ड्यूरिंग द रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ
रिएक्टेंट डिक्रीजेस। तो माइनस साइन इस बात को बता रहा है कि कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट का डिक्रीज कर रहा है, और वो हमेशा डिक्रीज करेगा क्योंकि रिएक्शन किधर जा रही है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर जा रही है। तो इसका मतलब रिएक्टेंट के रेट में हमेशा माइनस आएगा क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हमेशा डिक्रीज करेगा और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन हमेशा इंक्रीज करेगा। तो ड्यूरिंग द रिएक्शन concentration of product increases। बात समझ पाए? ड्यूरिंग द रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस। क्यों? प्रोडक्ट हमेशा इंक्रीज करेगा। रीजन, हम जिस रेट की बात कर रहे हैं हम सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। हो सकता है प्रोडक्ट भी हमारा डिक्रीज करे यदि रिवर्सेबल रिएक्शन है ना, तो हम सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में चर्चा चला रहे हैं कि रिएक्शन सिर्फ ए टू बी हो रही है ऐसे। तो रेट क्या होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। यहां तक कोई दिक्कत? तो रेट का सिंपल सा डिफिनेशन है क्या? कंसंट्रेशन का चेंज अपॉन टाइम। यहां पर आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो याद रखना है, वो क्या है कि जिसका रेट निकालोगे उसी के कंसंट्रेशन का चेंज लिखोगे। जिसका रेट निकालोगे, आर का रेट निकाल रहे हो तो आर के कंसंट्रेशन का चेंज अपॉन आर का टाइम। पी का रेट निकाला तो पी के कंसंट्रेशन का चेंज अपॉन पी का टाइम। तो जिसका रेट निकालोगे उसी के कंसंट्रेशन का चेंज लिखोगे। पता चला रेट किसी का निकाल रहे हो और कंसंट्रेशन किसी का रख रहे हो तो फिर आंसर गलत आएगा। क्लियर है? इतनी बात समझ गए? तो रेट की डिफिनेशन क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। अच्छा, कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। देखिए छप गया है? हाँ छाप लो। और पीछे तो जरा देखो, तो देखो आपको क्या बात पता चली? आपको ये बात पता चली कि जो रेट होता है वो चेंज इन कंसंट्रेशन पर सेकंड होता है। फिर आपको ये बात पता चली कि जिसका रेट निकालोगे उसी का कंसंट्रेशन लिखोगे। फिर आपको ये बात पता चली कि रिएक्टेंट में माइनस आएगा रेट में और प्रोडक्ट में प्लस आएगा। और माइनस और प्लस किस बात को बता रहे हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज कर रहा है ड्यूरिंग द रिएक्शन, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा है ड्यूरिंग द रिएक्शन। वो रेट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं क्योंकि रेट ऑलवेज एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। यहां तक ठीक है? अच्छा, अब जरा देखिए, आपका मन कर रहा होगा सर आपने डिफिनीशन पढ़ा दी तो क्वेश्चन भी करा दो, है कि नहीं? चलो आंसर बताओ। अब वो कह रहा है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज 0.5 मोल पर लीटर। आफ्टर 10 मिनट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज 0.3 मोल पर लीटर। कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन। आपको रेट पूछ रहा है। अब रेट कैसे निकालोगे? देखिए हमसे कह रहा है कि रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में बनना है। शुरुआत, हाँ बेटा, शुरुआत में कंसंट्रेशन कितना है? 0.5 मोल पर लीटर। और इसका कितना है? 0। टी इक्वल टू 0 पे। अब वो कह रहा है 10 मिनट रिएक्शन चली, तो 10 मिनट रिएक्शन चली तो इसका कंसंट्रेशन हो गया 0.2 मोल पर लीटर। अब वो पूछ रहा है रेट बताओ, है ना? तो रेट बताना है तो रेट ऑफ रिएक्शन बताओ। तो यहां पे थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर देता हूं, रेट ऑफ रिएक्टेंट। आपको रेट ऑफ रिएक्टेंट बताना है, ठीक है? क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन अभी पढ़ाया नहीं है। तो आपको किसका रेट पूछ रहा है? आर का, है कि नहीं? तो आर का रेट पूछ रहा है तो क्या है, जिसका रेट पूछेगा उसी के कंसंट्रेशन का चेंज। चेंज हमेशा क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो भाई फाइनल
माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम इंटरवल क्या है? ये जब कंसंट्रेशन इतना था तो टाइम इतना है, जब कंसंट्रेशन इतना तो टाइम इतना है। कितना टाइम लगा? इतना लगा। तो यूनिट क्या आई? माइनस 0.3 मोल लीटर इनवर्स। अच्छा, अब टाइम की यूनिट क्या है? मिनट। तो ऑप्शन में भी मिनट है, तो मैंने इसको सेकंड में नहीं चेंज किया, नहीं तो आपको चेंज करना पड़ेगा। आप यूनिट देखते चलोगे, भाई यहां पर भी मिनट है और ऑप्शन में मिनट है, तो हमने नहीं चेंज किया, हम लोग के ऊपर। तो वैल्यू क्या है? -3.0 इंटू 10⁻⁻² मोल पर लीटर पर मिनट। क्लियर है? कैसे निकाला समझ पाए? कंफर्म कर लोगे? अब जिद करोगे तो एक और देना पड़ेगा। अब इसका आंसर बताओ। अब इसका आंसर बताइए। अब देखो वो क्या कह रहा है। मैंने अब थोड़ा सा, पहला क्वेश्चन था तो काफी स्टेट था, काफी स्टेट मतलब चीज विजुलाइज थी। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाया है। मैंने कहा एक गैसियस हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, 2A gives 4B plus C is carried out in a closed vessel. The concentration of B is found to increase by 5 into 10⁻³ mole per liter in 10 seconds. The rate of appearance of B. B का रेट पूछ रहा है। अब इनिशियल B का दिया है? नहीं। हाँ, B का फाइनल दिया है? नहीं। तो इस बार मैंने क्या लैंग्वेज में थोड़ा खेला है कि हाँ भाई अब थोड़ा सा आपको परेशान करते हैं। तो हमें क्या करना है? हमारा फार्मूला सेट है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। अब तुम डायरेक्ट चेंज दे रहे हो तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, हम डायरेक्ट उठा के छाप देंगे। तो रेट किसका चाहिए? बी का। तो कंसंट्रेशन किसका रखोगे? बी का। तो क्या बी का कंसंट्रेशन दिया है? तो रेट हमें बी का निकालना है, कंसंट्रेशन भी बी का दिया है। कितना? और डायरेक्ट चेंज दिया है। देखो, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन, तो चेंज कितना दिया है? अच्छा, कितने बच्चे ये समझ पा रहे हैं कि ये चेंज दिया है? भाई इंक्रीज और डिक्रीज क्या है? चेंज ही तो है। मेरे पास 10 रुपए थे, मैंने कहा 5 रुपए मेरे और बढ़ गए, तो इसका तो 15 हो गए। चेंज कितना आया? 5 ही का तो आया। तो वो बस यही कह रहा है कि भाई 5 रुपए और बढ़ गए 10 सेकंड में, तो वो चेंज है। और टाइम कितना लगा 5 रुपए बढ़ने में? 10 सेकंड। तो ये आ गया 5 × 10⁻⁻⁴। ऐसा आंसर कहां है? ऐसा आंसर है मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स, और ये आंसर है ए। क्लियर है? रेट की डिफिनेशन समझ गए? देखो, डेल्टा टी ए डेल्टा सी चेंज इन कंसंट्रेशन, ये ठीक है। इस कंसंट्रेशन के चेंज में कितना समय लगा है? 10 सेकंड। तो ये कंसंट्रेशन का चेंज हो गया और ये उसमें लगा समय हो गया डेल्टा टी। तो हमारा फार्मूला क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन उसमें लगा समय। तो चेंज इन कंसंट्रेशन इतना और उसमें समय कितना लगा? 10। बस सॉल्व कर दिया। अच्छा यार देखो, अब कहानी को थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं। कहानी में ट्विस्ट क्या है? बच्चों ने कहा सर क्या कुछ हम ऐसा भी कर सकते हैं कि मान लो ए का रेट दिया है, जैसे इसमें बी का रेट दिया था, तो क्या हम ए का भी निकाल सकते हैं? आपने इंफॉर्मेशन बी की दी, तो क्या हम ए का निकाल सकते हैं? आपने इंफॉर्मेशन ए की दी, तो क्या हम सी का निकाल सकते हैं? तो ये कैसे निकाला जाए, इसके लिए हम लोगों ने एक हेडिंग बनाई। वो हेडिंग क्या है? देखो, गौर समझिए। इंडिविजुअल रेट, इंडिविजुअल रेट एंड रेट ऑफ, चलो अच्छा एक एक करके पढ़ाता हूं।
relation between individual rate of reactant and product। अब जरा देखो यार बच्चों, अब डरना नहीं, खेल होने वाला है थोड़ी देर में, जरा समझना, ठीक है? फिर रोना धोना मत कि पता चला रोना धोना चालू कर दो। देखो गौर समझिएगा, इस कंटेनर में मैंने एसिड डाला, बेस डाला, या कोई भी रिएक्शन हो रही है, तो जितना टाइम रिएक्टेंट के लिए लगेगा उतना ही टाइम प्रोडक्ट के लिए लगेगा। दोनों लोग कंटेनर में सेम टाइम के लिए रहेंगे कि अलग अलग टाइम के लिए रहेंगे? सेम टाइम के लिए रहेंगे। जितने घंटे मैंने पढ़ाया उतने ही घंटे तुमने पढ़ा ना। यदि आप क्लास के अंदर हो तो इसका मतलब रिएक्टेंट के लिए और प्रोडक्ट के लिए टाइम क्या होगा? सेम, अलग अलग तो नहीं होगा। ये बात क्लियर है? कंफर्म है ये बात? देखो यहां से अभी क्या होगा कि पेन नहीं चलाना पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर आएंगे, मगर थोड़ा कॉन्सेप्ट पकड़ लो। जब हमारे पास कोई भी रिएक्शन होती है, ध्यान दीजिएगा, जैसे ये रिएक्शन है और ये रिएक्शन कैसी है? बैलेंस। ऑलवेज रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। देखो अब ए के लिए जितना टाइम लगेगा रिएक्शन होने में उतना ही बी के लिए लगेगा, उतना ही सी के लिए लगेगा। क्योंकि रिएक्शन यदि 10 मिनट चली तो ए भी 10 मिनट लगा, बी के लिए भी 10 मिनट लगा और सी के लिए भी 10 मिनट लगा। अलग अलग तो नहीं लगेगा। यहां तक क्लियर है? ये बात सही है? सोच लो कि ये बात ठीक है ना? तो तीनों के लिए टाइम सेम है। रिएक्टेंट के लिए जो टाइम लगेगा वही प्रोडक्ट के लिए लगेगा। क्लियर है? तो फिर जरा बताना, आपने रेट का फार्मूला हमें पढ़ाया था, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। ये चीज सबके लिए कांस्टेंट हो गई, ये चीज सबके लिए कांस्टेंट हो गई। तो जो कंसंट्रेशन में चेंज होगा वही तो रेट में चेंज होगा, क्योंकि ये दोनों भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए ना। टी तो कांस्टेंट है, टी तो कांस्टेंट है ना। तो जो उनके मोल में चेंज होगा वही उनके रेट में चेंज होगा। मतलब मोल में जो रिलेशन है वही रिलेशन उनके रेट में है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बार करके दिखाता हूं तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। देखना, मान लो ये रिएक्शन कुछ मिनट चली, कितने मिनट मानने हैं? 10 मिनट मानने हैं। तो बताओ ए के लिए कितने मिनट चली? 10 मिनट। बी के लिए कितने मिनट चली? 10। सी के लिए कितने? 10। क्यों? एक ही कंटेनर में रिएक्शन हो रही है, ए भी उसी कंटेनर में है, सी भी उसी कंटेनर में। तो यदि तुम कह रहे हो इसको मैंने 10 मिनट हीट किया, तो ए भी उसी में है, बी भी उसी में है, सी भी उसी में, तो सबके लिए टाइम तो सेम है। अब जरा देखना, उस 10 मिनट में गौर से देखो, मैं रेट निकाल रहा हूं, डरना नहीं। उस 10 मिनट में ए के कितने मोल खर्च हुए? 2। तो मोल, मोल या कंसंट्रेशन, वॉल्यूम तो सबके लिए सेम ही होगा ना, एक ही कंटेनर में तो पड़े हैं, तो मोल लिख देता हूं यार। क्लियर है? डर तो नहीं रहे? अच्छा, तो देखो चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम माइनस, क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट। अच्छा, बी का कितना रेट है? उतने ही समय में बी ने कितना मोल खर्च किया? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन, भाई इसके 2 मोल खर्च हो गए, इसका 1 मोल खर्च हो गया। उसी समय में इसके कितने मोल? अब आप चेक करो, जो इनके मोल का रेशियो है वही इनके रेट का रेशियो है। ए के मोल बी के डबल है, चेक करो, बी में 1 लिखा है और ए में 2 लिखा है, तो ए के मोल क्या है? बी के डबल। देखना रेट भी डबल होगा, ए का रेट बी के रेट का डबल है, ये 1/10 है, ये कितना है? 2/10। तो ए का रेट बी के रेट का डबल है। चेक करो, सी के मोल बी के मोल के 3 गुना है, रेट भी 3 गुना होगा। तो जो मोल का रेशियो होता है ना वही रेट का रेशियो होता है। ये फर्जी में हम रेट पढ़ रहे हैं,
नहीं तो तुम्हें सब आता है, बस मुझे कनेक्ट करना था, क्योंकि टाइम कांस्टेंट है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए टाइम सेम है। तो यार जो मोल में रिलेशन वही रेट में रिलेशन है। तो बी का रेट जो है यदि आपको दे दे तो ए का कितना होगा, डबल, सी का कितना होगा, ट्रिपल। क्यों, जो मोल का रिलेशन वही रेट का रिलेशन। ऐसा कह क्यों पा रहे हैं हम, ऐसा इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि टाइम कांस्टेंट है, सबके सब एक ही कंटेनर में तो पड़े, सबके सब क्या है, एक ही कंटेनर में तो पड़े है। क्लियर है, हाँ बेटे, ए और सी। हाँ हाँ, किसी को किसी के से भी कंपेयर कर सकते हैं। मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं वो चीजें बोलता हूं जिससे आप तेजी से समझ पाओ। अब मैं इनके कंपेयर में बोलूंगा तो आपको समझने में दिक्कत आएगी, क्योंकि 2 और 3 का रेशियो बनाना पड़ेगा। एक का डबल करना ट्रिपल करना इजी होता है ना, तो वो तो आप किसी के भी कंपेयर में बोल दो। तो देखो, आपको एक बात समझ में आई कि जो मोल का रेशियो है वही रेट का रेशियो है, जो मोल का रेशियो वही रेट का रेशियो। इसका मतलब जो आप स्टाइक्योमेट्री में करते थे वही रेट में करना है। स्टाइक्योमेट्री में क्या करते थे, मोल अपॉन स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो सबका बराबर होता था। तो यहां पर भी यही होगा, यहां पर भी यही होगा। अब गौर समझिएगा, वो भी मैं निकाल के दिखा देता हूं, डरना नहीं, ठीक है। आर ए क्या है, इंडिविजुअल रेट ऑफ ए, आर बी क्या है, इंडिविजुअल रेट ऑफ बी, आर सी क्या है, इंडिविजुअल रेट ऑफ सी। भाई ये ए का रेट है, ये बी का, ये सी का, है ना। तो मैंने कहा भाई देखो, आर ए, आर बी एंड आर सी, ये है इंडिविजुअल रेट ऑफ ए, बी एंड सी। सही है, क्लियर है। अच्छा, अब गौर से समझिएगा, इतनी बात ठीक है। अब किसी भी रिएक्शन में क्या लिख सकते हो, जैसे स्टाइक्योमेट्री में लिखते थे वैसे यहां भी लिख सकते हो, रेट ऑफ ए डिवाइडेड बाय उसका कोएफिशिएंट, रिएक्टेंट है तो माइनस, रेट ऑफ बी डिवाइडेड बाय उसका कोएफिशिएंट, और रेट ऑफ सी डिवाइडेड बाय उसका कोएफिशिएंट हमेशा आपस में बराबर होंगे। रेट ऑफ ए डिवाइडेड बाय उसका कोएफिशिएंट, रेट ऑफ बी डिवाइडेड बाय उसका कोएफिशिएंट, रेट ऑफ सी डिवाइडेड बाय उसका कोएफिशिएंट आपस में बराबर होगा। किसी को ये टेंशन है कैसे होगा, क्यों होगा, आपने क्यों लिख दिया है, तो कर लो यार। देखो, ए का रेट डिवाइडेड बाय ए का कोएफिशिएंट, ए का कोएफिशिएंट कितना है, 2। अब जरा रखो वैल्यू, ए का रेट कितना है, तो यही आएगा। कितनी वैल्यू आ रही है, सही है। अच्छा, बी का रेट डिवाइडेड बाय बी का कोएफिशिएंट, कितनी वैल्यू आ रही है, देखो आपस में बराबर है। मैं भाई जो दिख रहा है वही लिख रहा हूं, देखो कितनी वैल्यू आ रही है, आपस में बराबरी तो आ रही है, 1/10 1/10 1/10, देख लो आप, है। तो इसीलिए मैंने ये लिख दिया कि देखो अब आपके पास 2 तरीके हैं, एक बुक वाला, आपको ए का रेट दिया है, बी का निकालना है, तो इन दोनों के रेट अपॉन कोएफिशिएंट के रेशियो बराबर कर दो। आपको ए का दिया है, सी का निकालना है, तो ए के रेट अपॉन कोएफिशिएंट का रेशियो सी के रेट अपॉन कोएफिशिएंट के रेशियो के बराबर कर दो, है कि नहीं। एक तरीका ये कि एक इंडिविजुअल रेट का दूसरे इंडिविजुअल रेट के साथ क्या रिलेशन है, ये रिलेशन है। और यदि कोई और मक्कारी चाहता है तो यार जो मोल का रेशियो है वही रेट का रेशियो, आपको इसका रेट मिल गया तो भाई इसके डबल इसका रेट होगा, इसका ट्रिपल इसका रेट होगा, बात खत्म है। जो मोल कह रहा है वही रेट कहेगा, क्यों, क्योंकि टाइम कांस्टेंट है। तो आपको क्वेश्चन करने के 2 तरीके बता दिए, आप जो मने वो लगाओ, दोनों से क्वेश्चन का आंसर आएगा। एक में पेन नहीं चलाना पड़ेगा, एक में थोड़ा सा पेन चलाना पड़ेगा, मगर दोनों ही सस्ते, टिकाऊ और इजी कॉन्सेप्ट है। क्या किसी का भी रेट दिया है तो अब दिमाग में क्या फीड करना है, किसी का भी रेट दिया है तो हम उस पूरी रिएक्शन में हर एक का रेट निकाल सकते हैं, बस तुम किसी एक का दे दो हमें। क्यों, मोल अपॉन कोएफिशिएंट का रेशियो बराबर कर करके।
है कि नहीं? तो किसी एक का भी रेट दे दोगे तो हम सबका रेट निकाल डालेंगे इस तरह से। अब देखो आर ए क्या है, रेट ऑफ ए, आर बी क्या है, रेट ऑफ बी, आर सी क्या है, रेट ऑफ सी। तो यार रेट ऑफ रिएक्शन इसमें से कौन सा है? ए वाला कह रहा है कि ए का रेट है, बी वाला कह रहा है वो बी का रेट है। मतलब पानी की बोतल कहां ले गए ये लोग? उधर भी कुछ है क्या रखने की जगह? अच्छा वहां तक मैं कभी गया ही नहीं क्या, 1 महीने से? इधर तक आया ही नहीं मैं यार, उस साइड कभी नहीं जाता हूँ। ओके हाँ भाई, देखो यार आपको बताता हूं, गौर से देखना। ये ए का रेट है कि ए किस रेट से डिसोसिएट हो रहा है, ये बी का रेट है, बी किस रेट से डिसोसिएट हो रहा है, ये सी का रेट है, सी किस रेट से फॉर्म हो रहा है, और तीनों रेट अलग अलग है। तो इसमें से रेट ऑफ रिएक्शन किसको बोला जाए? तो गौर समझना, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, देखो तीनों वैल्यू सेम है? तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो होता है इंडिविजुअल रेट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट का रेशियो। जब इंडिविजुअल रेट में कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हो तो वैल्यू सेम आती है। तो किसी रिएक्शन का रेट क्या होता है? किसी रिएक्शन का रेट किधर गया भाई, ये हेडिंग को ऊपर कर देता हूं, यहां पे पढ़ाया है तो पढ़ाने के बाद समझाने में दिक्कत नहीं आएगी। हाँ अब देखो किसी रिएक्शन का रेट क्या होता है, किसी रिएक्शन का रेट, ध्यान दीजिए डरिए नहीं, देखो N1A N2B gives N3C, ठीक है? तो क्या हम ये लिख सकते हैं, रेट ऑफ ए डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट माइनस रेट ऑफ बी डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट प्लस रेट ऑफ सी डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट, लिख सकते हैं ना? अब रेट ऑफ रिएक्शन यही चीज होती है, किसी भी इंडिविजुअल रेट में उसके कोफिशिएंट से डिवाइड करोगे तो जो कुछ आएगा वही रेट ऑफ रिएक्शन है। मतलब एक मोल के चेंज को रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। 2 मोल का रेट आर ए, तो 1 मोल का कितना होगा, आर ए डिवाइडेड बाई 2। 1 मोल का रेट आर बी, 1 मोल का रेट कितना होगा, आर बी। 3 मोल का रेट आर सी, 1 मोल का क्या होगा, आर सी डिवाइडेड बाई 3, वही तो लिखा है, और तीनों की वैल्यू सेम है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इंडिविजुअल रेट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट। तो ध्यान रखना कि वो पूछ क्या रहा है, इसी वजह से वहां पर मैंने काट दिया था। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इंडिविजुअल रेट, किसी का भी इंडिविजुअल रेट डाल दो, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये देखिए, ए लड़ो नहीं, आओ इधर आ जाओ। लड़ने के लिए देखो, जब भी किसी का लड़ाई करने का मन हो तो कोई गलत बात नहीं है, मगर इससे तुम कुछ पैदा कर लो पैसे। कैसे? अब तुम दोनों लोग यहां लड़ो, कुछ पे हम बीट लगाएंगे, कुछ पे ये लोग बेट लगाएंगे, जो जीतेगा उसको कुछ मिलेगा। तो भाई लड़ तो रहे ही हो तो कुछ मिले तो। हाँ तो अपना सब लोग अपना खेलेंगे, 2 रुपए इस पे, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, जैसा जिसको लगाना है, मैं भी लगाऊंगा। हाँ तो तुम्हें आराम, तुम लोगों का काम हो गया, लड़ तो रहे थे, और साथ साथ में पैसे भी मिल गए, और इन लोगों को भी थोड़ा सा मजा आ गया अपना, और कुछ पैसे बन गए। तो जब भी किसी को लड़ना हो तो आप बता दो मुझे, मैं आपको बताऊंगा कि उसका सही तरीका क्या है। बस अपना काम है सही तरीका बताना किसी काम का, और मेरे हिसाब से सारे काम सही होते हैं, गलत कुछ होता ही नहीं है। हाँ हाँ
रेट ऑफ रिएक्शन तो पूरी रिएक्शन का होगा ना, वो तो एक ही होगा, वो दो तीन थोड़ी हो सकते हैं। तो इसी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू हमेशा सेम आएगी चाहे जहां से निकालो, क्योंकि पूरी रिएक्शन का एक ही रेट होगा। इंडिविजुअल रेट अलग अलग हो सकता है मगर रिएक्शन का रेट अलग अलग थोड़ी हो सकता है, तो इसीलिए बार बार वैल्यू वही आ रही है। अब देखो जितना पढ़ाया है, अब जरा क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब आपको 10-15 मिनट 10-15 क्वेश्चन करने हैं, गौर से देखो। अब दो रास्ते हैं, एक मक्कारी भरा और एक अपना जो पढ़ाया गया है। तो देखो, हाँ बेटे क्या कह रहे हो, छापने का टाइम देंगे, बस क्वेश्चन करा दें फिर रोक देंगे, फिर आप छाप लीजिएगा, टॉपिक कंप्लीट कर दे। अच्छा नहीं नहीं सिलेबस नहीं, टॉपिक, सिलेबस तुम अपने आप कर लेते हो। 3Br2 प्लस 6OH निगेटिव गिव्स, एक्चुअल में अभी थ्योरी पढ़ी है तो तुरंत की तुरंत 7-8 क्वेश्चन कर लो, फिर उसके बाद में वापस आपको लाके थ्योरी छापने का टाइम दे दूंगा, है ना। देखो 3Br2 प्लस 6OH निगेटिव गिव्स 5Br निगेटिव प्लस BrO3 निगेटिव प्लस 3H2, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Br3 निगेटिव इज इतना, भाई का रेट दिया हुआ है, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ Br2। तो आपको मैंने पढ़ाया है किसी का भी रेट मिल जाए तो हम किसी का भी रेट निकाल सकते हैं, रेट अपॉन कॉफिशिएंट के रेशियो को बराबर कर। एक रूल तो ये, तो पहले वाला दिखाता हूं जो बुकों में लिखा हुआ है, जैसे आप ज्यादा परेशान ना हो। तो देखो किसका रेट निकालना है, Br2 का, तो रेट ऑफ Br2 डिवाइडेड बाई 3। ऐसा मैं लिख रहा हूं तो किसी को बुरा तो नहीं लग रहा कि सर ने कैसे लिख दिया, रेट अपॉन कॉफिशिएंट, रेट अपॉन कॉफिशिएंट का रेशियो बराबर होता है, तो बराबर कर दिए। अब हमें किसका रेट चाहिए, Br2 का। अब भाई का रेट दिया है, कितना दिया है, वैल्यू किधर है, 1.5 इंटू 10 की पावर -2, तो ये कितना आ गया, माइनस, सही है कि नहीं। अरे रेट अपन कॉफिशिएंट के रेशियो बराबर कर दिए, ठीक है। हाँ भाई जागो, सही चल रहा है। अच्छा अब कोई मान लो मक्कार है कि सर यार ये भी नहीं करना चाहता हूं, क्या मैं डायरेक्ट आंसर लिख सकता हूं, तो यस, मैंने आपको क्या पढ़ाया, जो मोल का रेशियो वही रेट का। यहाँ कितना लिखा है, 1, यहाँ कितना है, 3, मोल क्या हो रहा है, 3 गुना, तो रेट भी क्या होगा, 3 गुना, तो इसका डायरेक्ट रेट लिख दो यार, रिएक्टेंट है तो माइनस साइन लगा दो। अब इस पे आओ, अब वो कह रहा है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Br निगेटिव, Br और साइन प्लस, क्योंकि प्रोडक्ट है तो 5 गुना होगा। और जिसको ना समझ में आए तो ऐसे कर लो, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ऐसे नहीं करोगे तो आएंगे नहीं, ठीक है। अब इसमें आओ, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ OH निगेटिव, OH क्या है, रिएक्टेंट, तो माइनस आएगा। अब क्या है, 6 टाइम्स आ जाएगा, सही है, कोई दिक्कत, कैसे किया, कर लोगे, अच्छा तुम जिद कर रहे हो, मानोगे नहीं और क्वेश्चन करोगे, तो देखो, तो एक आध क्वेश्चन और पलटाते हैं, ठीक है, जैसे आप भावनाओं को समझ पाओ कि हाँ करना कैसे। हाँ अब ये तो तुमको, अब तुम्हारी भावना हमें क्या पता यार, अपनी समस्या का हल भी हम ही से निकलवाओगे, हम तो केमिस्ट्री की भावनाओं की बात कर रहे हैं। अब हाँ, अब जरा देखो दिया है, आप लोग पढ़ो जरा, मैं चश्मा लगाऊं, दूरबीन के बगैर दिखेगा नहीं। हाँ, फॉर द रिएक्शन N2O5 gives 2NO2 plus half O2, the value of rate of disappearance of N2O5 is given। आपको N2O5 का रेट दिया है और क्या क्या आ रहा है, NO2 का रेट बताओ, O2 का रेट बताओ, और ये आपके कहाँ आया है, पेपर में आया है, वही रद्दी क्वेश्चन है। इसका रेट दिया है, इसका पूछ रहा है, इसका पूछ रहा है, तो इसका रेट जो भी होगा उसका डबल इसका होगा। क्या करना है, डबल लिखा है ना, तो 2 टाइम,
तो इसका कितना लिखा है 625, 625 का 1250, तो 1250 1250 इनमें से ही कोई एक होगा। हाँ, अब यहां कितना लिखा है आधा, तो यहां जितना भी रेट होगा उसका आधा O2 का रेट होगा, है कि नहीं? तो 625 का आधा कितना होता है 312.5, तो 312.5 इसमें है, इसमें नहीं दिया है, तो ये गलत हो गया, बस ये आंसर हो गया। कि पेन चलाना पड़ेगा मुझे, जनता समझ रही है, आगे बढ़ा जाए। चलो तुम कह रहे हो नहीं सर और करेंगे हम क्वेश्चन, अच्छा लग रहा है, तो मैंने कहा भाई ठीक है, अच्छा लग रहा है तो और कर लो। हाँ देखो इजी कुछ नहीं होता है, तुम्हें समझ में आ रहा है इसलिए इजी है, तो अब छाप डालो। अब वो क्या कह रहा है, अमोनिया का रेट इतना है, हाइड्रोजन का रेट बताओ, है 2 मोल का रेट कितना है इतना, तो 3 मोल का कितना होगा भाई, 2 मोल का रेट इतना है तो 1 मोल का क्या हुआ 1 इंटू 10⁻⁻⁴, तो 3 का क्या हुआ 3 इंटू 10⁻⁻⁴। भाई किया है भाई, जो मोल का रेशियो वो रेट का रेशियो, 2 मोल का रेट तुम्हें पता है तो 1 मोल का कितना होगा, 2 मोल का रेट इतना है तो 1 मोल का 1 इंटू 10⁻⁻⁴, तो 3 मोल का 3 इंटू 10⁻⁻⁴। मान लो किसी को बुरा लग गया हो तो ऐसे कर लो, वो जो अपना बचपन वाला फार्मूला है बुक वाला वो लगा लो, ये लो, वैल्यू किधर है। अब तुम्हारा एग्जाम थोड़ा सा फास्ट भी है, ठीक है, टिक कर लो। अब देखो यहाँ माइनस भाई ने पहले ही लगा रखा है, तो ये वाला आंसर आ गया। हाँ बेटे, हाँ बेटा, NH3 का कैसे पता चला 1 मोल की वैल्यू दी है, DNH3/dt का मतलब क्या है, रेट ऑफ अमोनिया, तो बस रेट दिया है, 1 मोल का रेट कैसे हुआ ये रेट ऑफ रिएक्शन है, ये तो इंडिविजुअल रेट है ना। क्या कोई कंफ्यूजन है, क्या दिक्कत आ रही बताओ पूछो। देखो मैं हरी चटनी नहीं खाता हूं, जब तक आप पूछोगे नहीं तब तक मुझे समझ में नहीं आएगा। अब ऐसा थोड़ी होगा कि आप पूछोगे नहीं फिर भी मैं बता दूं, इतना टैलेंट मेरे पास थोड़ी ना है कि तुम्हारे अंदर से डाउट निकाल लूं कि अपने आप मुझे पता चल जाए इनको डाउट क्या आया। हाँ भाई ये भी तुम्हारे पेपर का है, छाप लो। क्या कह रहा है, बी का रेट बताओ, कर लो यार, अब मैं क्या करूंगा इसका, छापो जल्दी आंसर बताओ। हाँ किसका रेट पूछ रहा है, बी का। अच्छा तुम लोग जोश में जरा साइन का ध्यान रखना, कि पता चला साइन भूले बैठे हो, साइन का भी ध्यान रखो, कौन सा आंसर है बी, ठीक है सही है, मानोगे नहीं। अब मैं कुछ क्वेश्चन और हैं उनको छोड़ देता हूं क्योंकि तुम लोग कर ही लोगे यार, आपके इसी में दे देता हूं, कर लेना, पूरे पीवाई क्यों है। हाँ 1 मिनट रुक जाओ, हाँ हाँ देखो 1 मिनट रुक जाओ, हमें भी बता लेने दो यार, इतनी मुश्किल से सीखा है कुछ। प्रभु यहाँ पे कोई दिक्कत है तुम्हें, यहाँ पे कोई दिक्कत है, बस खत्म बात हो गई। भाई इसकी वैल्यू क्या निकल के आई, ये निकल के आई ना, तो माइनस, यहाँ पे माइनस क्यों आ रहा है, हमारा भी तो आ रहा है
एक मिनट उसकी बात सुनो भाई। रिएक्टेंट के साथ माइनस आएगा, प्रोडक्ट के साथ प्लस आएगा, ठीक है। तो हमने कुछ अलग किया हो तो बताओ, जो कहा है वही करेंगे। हाँ। हम्म। हाँ। अच्छा देखो, एक मिनट। देखो, बच्चों का कंफ्यूजन बता देता हूं। जो एक दो बच्चों को कंफ्यूजन आया है वो क्या है, ऐसा नहीं गलत उन्होंने सोचा है, ठीक है, सही बात सोचिए। देखो बच्चे कंफ्यूजन क्या है आपको अब बताता हूं, ठीक है। उसने कहा कि सर ये प्रोडक्ट है। अरे प्रभु, इधर भी देख लो यार, सारा ध्यान उधर लगाओगे है? दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, इन्हीं पे ध्यान लगाओगे तुम है? वही बात है। देखो आप लोगों को अभी बहुत दुनिया देखना बाकी है, इसलिए अभी सेलेक्ट ना करो कोई, कि पता चला इन्हीं को सेलेक्ट करे बैठे हो तुम, है कि नहीं। हाँ। पढ़ाने दोगे। अच्छा, इस बच्चे का डाउट बता देता हूँ। इसने कहा कि सर बी हमारा प्रोडक्ट है, आपने कहा था कि प्रोडक्ट का रेट पॉजिटिव आएगा, और यहां देखो माइनस साइन आ रहा है, तो ये तो निगेटिव आ रहा है। इसका डाउट समझ गए सब लोग पहले, कि बी प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट का रेट पॉजिटिव आएगा, और यहां देखो निगेटिव आ रहा है, ये तो रहता फैल रहा है। तो देखो जरा, रिएक्टेंट का रेट कैसा होता है, निगेटिव। तो जब इसकी वैल्यू डालोगे, एक मिनट, क्या हैंग कर गया क्या। चलो कोई नहीं, मैं लिख देता हूं फिर से। हाँ, नहीं यार वो भी तो अपना ही है। हाँ देखिए, तो कितना आया, इधर ले गए 2, और ये, है ना, यही तो है। अब देखो, इसका क्वेश्चन का जवाब देता हूं, क्योंकि डाउट ऐसा खराब नहीं है, अच्छा डाउट है, कि भाई प्रोडक्ट का रेट तो पॉजिटिव आना चाहिए, यहाँ तो माइनस आ रहा है। अब जब आप इसकी वैल्यू डालोगे, तो ये रिएक्टेंट का रेट है, तो माइनस में आएगी वैल्यू, तो ये -2/3, सपोज करो इसकी वैल्यू ये तो अब देखो ये प्लस है ना, ऐसे आएगा ये। तो आप लोगों ने सही पूछा था, कोई गलत नहीं पूछा था। अब देखो ये आपके थोड़े स्कूल के क्वेश्चन थे, मतलब आपके एग्जाम के क्वेश्चन थे। तो अब मैं थोड़ा सा आपको घुमाता हूं, ठीक है। बहुत मस्ती काट ली तुमने अपने स्कूल के क्वेश्चन करके, मतलब यहाँ के क्वेश्चन करके। अब थोड़ा सा परेशान करने पे लाता हूं आपको। अब फ्यूचर में बचे हुए क्वेश्चन आएंगे तो कैसे आएंगे। मैंने क्या किया, आपको रेट इक्वेशन पहले दे दी, रिएक्शन नहीं दी। अब उल्टा खेल दिया। अभी तक क्या था, सीधा चल रहा था, रिएक्शन देते थे, रेट इक्वेशन बनाते थे। मैंने कहा नहीं, मैंने रेट इक्वेशन दे रखी, तुम रिएक्शन बनाओ, है ना। भाई बार बार वही क्वेश्चन थोड़ी पूछना है, पूछेगा वो। तो बताओ अब क्या आंसर आना चाहिए, और जो पढ़ाया है वही लगाना है। हाँ, अपना दिमाग नहीं यूज करना है, जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया है उससे होगा, ये गारंटी मेरी है। अब जरा देखो, यदि कोई रिएक्शन है तो पहले ये तो पता चले इसमें रिएक्टेंट कौन है, प्रोडक्ट कौन है। वो कैसे पता चलता है, माइनस वाला रिएक्टेंट और प्लस वाला प्रोडक्ट। तो देखो, इस पे प्लस लगा है, इसका मतलब ये प्रोडक्ट है। इस पे माइनस लगा है, इसका मतलब ये रिएक्टेंट है। इस पे प्लस प्लस लगा है, प्रोडक्ट है। इस पे माइनस लगा है, रिएक्टेंट है। यहां तक तो हो गया। जिस पे माइनस लगा है वो रिएक्टेंट हो गया, जिस पे प्लस लगा है प्रोडक्ट। अब कॉफिशिएंट क्या है, जितने से डिवाइड करते हो। कितने से डिवाइड है, 2। कितने से डिवाइड है, 3 से। कितने डिवाइड है, कितने से डिवाइड है। अब ऐसा कोई दिख रहा है क्लियर है। अब तुम्हारा मन कर रहा है नहीं, और करेंगे, ये लो करो, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। इसमें थोड़ा सही कर देता हूं, क्योंकि
नहीं तो मैच ही नहीं कर पाओगे। ऑप्शन में, एक ऑप्शन में गलती है, बाकी सब में ठीक है। देखो बी लिखा है, बी लिखा है, बी लिखा है, इसमें ए लिख गया था तो उसको सही कर रहा था। आंसर मुझे नहीं पता। अब देखो माइनस प्लस नहीं दिया है, इसका मतलब वो सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू की बात कर रहा है ना, तो कोई बात नहीं, ना देने दो यार, क्या दिक्कत है अपने को। अब आपको जो पढ़ा है वही लगाओ, आप नया रूल क्यों सीखोगे, नया नाम का कोई रूल ही नहीं है। तो कैसे लगते हो, रेट ऑफ ए डिवाइडेड बाई 2, रेट ऑफ बी डिवाइडेड बाई 3, रेट ऑफ सी डिवाइडेड बाई रेट ऑफ पी। किसी को कोई दिक्कत? अच्छा, ऑप्शन उसने बनाते समय थोड़ा सा परेशान किया, ए के साथ किसी भी डिवीजन नहीं है। अब रूल के हिसाब से तो यही आना चाहिए, इसका मतलब उसने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया है सब में, है ना। तो रेट ऑफ ए 2 बी आर ओ। अब जरा देखो, गौर सुनना, ये 2 ऊपर गया और साथ में ये 2 भी आया, है सही है ना। बात समझ पाए कैसे किया भाई, वही रूल लगाया, कोई अलग क्यों लगाएंगे हम। तुम्हारी तरह टैलेंटेड थोड़ी ना हो कि 10-12 चीजें आती हो, एक ही आती है वो लगा दी है मैंने। सही है, आंसर सी आ गया, कर लोगे। तो उस तरह के क्वेश्चन तो पेपर में आ चुके हैं, अब कैसे आ सकते हैं, तो ऐसे आ सकते हैं। तो 2 अलग तरह के भी क्वेश्चन करा दिए कि अब आपको किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बचे हुए पीवाईक्यू आप कर लीजिएगा, ठीक है, 1-2 और है, ये आप कर लीजिएगा। अच्छा, अब बात करते हैं, अच्छा लिख लो, हाँ अब लिखने देता हूं। यहां से लिखना है ना, ये लिख चुके हो, ये भी लिख लिया है। क्लास कितने बजे खत्म होती है, 12:30, 12:45। तो जल्दी छापो, अभी 2-3 हेडिंग हो जाएंगे। हाँ तो मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ, ठीक है, पढ़ाए जाएंगे, ठीक है, छापो अच्छे से। अरे 2 सेकंड में बच्चे छाप लेते हैं, चलो कोई नहीं, छाप लेने दो, 2-3 सेकंड, 2-3 सेकंड की बात है, नोट करो जल्दी जल्दी। हाँ बेटे, पूछो पूछो। हाँ क्या कर दे हैं? अभी बीमार चल रहा हूँ यार। हाँ बेटे, है कौन जो पूछ रहा है डाउट? हाँ, अब मैं बताऊं किसको, मुझे पहले ये तो समझ में आए। हाँ क्या पूछ रहे हो, क्या? अब एनसीईआरटी तो इतनी टफ होती है, हमें खुद नहीं समझ में आती है। फिजिबिलिटी मतलब होना, स्पॉन्टेनियस। हाँ नहीं, फिजिकल केमिस्ट्री में नहीं पढ़नी। एक्चुअली फिजिकल केमिस्ट्री में क्वेश्चन आते हैं, कॉन्सेप्ट सारे बता ही देता हूँ। आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर लो और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन कर लो। बायो में और ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में क्या होती है कि बहुत सारे टर्म होते हैं, हजारों लाखों टर्म होते हैं, तो सारे टर्म बोर्ड पे आ नहीं पाते, इसलिए होता है कि लाइन लाइन पे पढ़ना है। फिजिकल केमिस्ट्री में जितने टर्म होते हैं सब आ जाते हैं बोर्ड पे ही, मतलब सब कुछ पढ़ा ही देते हैं। तो एनसीईआरटी से ऐसा कुछ बचता ही नहीं है कि वो पढ़ो तो कुछ नई चीज मिलेगी, मिलता ही नहीं है, सब बता देते हैं हम लोग। बात ये। अच्छा, अब देखो यार, कहानी छप गया है, छाप डालो। समझ तो पा रहे हो ना क्या करना है, यही 4 नंबर मिलने हैं तुम्हें, और क्या। ये पेपर ही के तो क्वेश्चन है, फर्जी टाइप के, मगर तुम अभी 4 महीने बाद ये भी भूल जाओगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि हर चीज में रिवीजन लगता है ना। अब देखो, टाइप ऑफ रिएक्शन,
अब देखो टाइप ऑफ रिएक्शन क्या होता है जरा समझना। ध्यान दीजिए सब लोग। देखिए एक बहुत फर्जी बात बताता हूं, जिसको बुकों में देखोगे, अब जरा इसमें देखना कितना डरावना टाइप का लिखा है, मैं भी डर जाता हूं। इंस्टैन्टेनियस रेट और एवरेज रेट क्या होता है, अब इसको बताता हूं कि भाई इंस्टैन्टेनियस रेट क्या है, एवरेज रेट क्या है, टाइप ऑफ रेट। तो दो तरह का रेट इन्होंने बताया, एक का नाम दिया इंस्टैन्टेनियस, एक का नाम दिया एवरेज। बहुत फर्जी टाइप की चीज है, आपको पहले से ही आती है। देखिए तो इन्होंने कहा दो तरह का रेट होता है, एक होता है इंस्टैन्टेनियस और एक बच्चों होता है एवरेज। ठीक है, अब देखना दोनों में डिफरेंस किस बात का है। एक ही लाइन बोलते खत्म हो जाएगा। यदि टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो तो उस रेट का नाम इंस्टैन्टेनियस रख देते हैं, और टाइम इंटरवल बड़ा हो तो उसका नाम एवरेज रख देते हैं। बस इतना सा बात है, और कुछ है ही नहीं। फार्मूला वही है, सब कुछ वही है। यदि टाइम इंटरवल बहुत छोटा है, इसका मतलब क्या है, यदि बहुत छोटे टाइम इंटरवल में रेट काउंट कर रहे हो तो नाम रखा जाता है इंस्टैन्टेनियस रेट, है ना। और एक बड़े टाइम इंटरवल में रेट काउंट कर रहे हो तो नाम रखा जाता है एवरेज रेट। जैसे आपके घर से यहां तक की जो डिस्टेंस है, तो वहां पर यदि हम रेट काउंट कर रहे हैं तो एवरेज है। क्यों, आप कभी तेज चले कभी धीरे चले, चौराहे आया तो आपने ब्रेक भी मारी, खड़ी भी की, रेट जीरो भी हुआ, तो आप एवरेज बता रहे हो। इंस्टैन्टेनियस का मतलब 20वें सेकंड में रेट क्या था, आप चौराहे पे खड़े थे तो जीरो। 20वें सेकंड में रेट क्या था, आप 40 की स्पीड से चल रहे थे तो 40। 20वें सेकंड में रेट क्या था, आप 10 की स्पीड से चल रहे थे तो 10। क्यों, क्योंकि टाइम इंटरवल बहुत छोटा है। तो इंस्टैन्टेनियस एवरेज में कोई डिफरेंस नहीं है, बस इतना सा डिफरेंस होता है। टाइम इंटरवल बहुत छोटा होता है तो इंस्टैन्टेनियस नाम रख दिया जाता है, टाइम इंटरवल बड़ा होता है तो एवरेज नाम रख दिया जाता है, और कोई बात नहीं होती। तो देखो इंस्टैन्टेनियस रेट क्या है, रेट मेजर इन वेरी वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, स्मॉल टाइम इंटरवल। ठीक, अब ये क्या है, इसमें लार्ज इंटरवल में करते हो, रेट मेजर इन लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम, लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम। अब आप जानते हो केमिस्ट्री के लोग हमेशा कमजोर होते हैं, पहले लैंग्वेज में लिखते हैं, फिर फार्मूले में लिखते हैं, फिर उसी का ग्राफ बनाते हैं। तो बस वही करेंगे। अब हमने क्या लिखा लैंग्वेज में, अब इसको फार्मूले में लिखो। तो भाई इंस्टैन्टेनियस रेट कैसे लिखा जाता है, तो देखो, चलो मैं इधर लिखता हूं, जगह कम है। देखिए इंस्टैन्टेनियस रेट कैसे लिखा जाएगा, बहुत छोटे को हम लोग फिजिक्स में या मैथ्स में किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डीसी से। तो चेंज इन कंसंट्रेशन पहले भी लिखते थे, चेंज इन कंसंट्रेशन अभी भी लिखेंगे, फार्मूला वही है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन का मतलब डीसी अपॉन टाइम टेकन डीटी, बस। और फिजिक्स की लैंग्वेज में या मैथ्स की लैंग्वेज में स्लोप होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या है, स्लोप। तो इसी को हम बोल देते हैं स्लोप ऑफ कर्व, स्लोप ऑफ कर्व। अब एवरेज लिखना है तो भी यही लिखोगे, क्योंकि फार्मूला तो वही है, क्या, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, मतलब सी फाइनल, सी इनिशियल, टी फाइनल, टी इनिशियल। दोनों में डिफरेंस समझ रहे हो, बहुत छोटे टाइम इंटरवल में रेट काउंट हो रहा है इंस्टैन्टेनियस, लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम में रेट काउंट हो रहा है एवरेज। अब आपने पहले लैंग्वेज में लिखा, फिर मैथ्स में लिखा, अब ग्राफ में यही बात लिखो, तो ग्राफ बना देते हैं। देखिए अब इसी चीज का ग्राफ बना दो,
इधर क्या है, कंसंट्रेशन, इधर क्या है, टाइम। अब हमारी रिएक्शन है ए टू बी, ए क्या है, रिएक्टेंट, तो टाइम के साथ ए डिक्रीज क्योंकि रिएक्टेंट डिक्रीज होगा, टाइम के साथ प्रोडक्ट इंक्रीज। तो देखो रिएक्टेंट टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है, प्रोडक्ट टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है, तो ये बी आ गया, ये ए आ गया। अब यही चीज इसमें दिखानी है, तो भाई एक छोटा टाइम इंटरवल ले लो, कोई भी ले लो, बहुत बहुत छोटा टाइम इंटरवल, तो बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल मैंने ले लिया, ये देखो ना के बराबर, ये देखिए, ये टाइम इंटरवल चेक करो, ये टाइम इंटरवल है इतना सा, ये मैंने लिखा T2, ये लिखा T1, और डिफरेंस कितना आया dt, बहुत छोटा टाइम इंटरवल लिया ना। और कंसंट्रेशन में चेंज कितना है, कंसंट्रेशन में चेंज बहुत छोटा सा है, बस इतना सा चेंज है, ये देखो, इसको आपने डीसी कह दिया। अब इस जगह पे वैल्यू डालोगे, रखना भी वही है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन, तो डीसी अपॉन dt। अब इसी को स्लोप ऑफ कर्व क्यों कहते हैं, क्योंकि वो एक पॉइंट के बराबर हुआ, क्योंकि बहुत छोटा चेंज है और पॉइंट के बराबर हुआ तो स्लोप बन गया, ये देखो एक स्लोप खींच दिया उठा के इस पॉइंट पे, तो इंस्टेंटेनियस बोला जाने लगा कि ये इंस्टेंटेनियस रेट है। अब एवरेज निकालना है तो बड़ा टाइम इंटरवल ले लो, देखिए T2 यहां पे है, अब हमने T3 ले लिया, ये देखो, अब जरा बताओ T3 से T2 तक का टाइम इंटरवल है, तो कंसंट्रेशन कितना है, इतना है, यहां से लेके यहां तक बड़ा टाइम इंटरवल लिया है। तो अब मान लो इसको हम C3 मानते हैं और इसको C2 मानते हैं, तो इंस्टेंटेनियस एवरेज क्या हो गया, C2 माइनस C3, T2 माइनस T3। तो ये क्या है, यहां से यहां तक का हो गया एवरेज, क्यों, आपने टाइम इंटरवल बड़ा लिया, इतना बड़ा टाइम इंटरवल लिया, बहुत छोटा टाइम इंटरवल लिया, तो वो क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस हो गया, है कि नहीं, बात समझ पाए, बहुत छोटे टाइम इंटरवल में निकाल दिया तो इंस्टेंटेनियस, बड़े टाइम इंटरवल में निकाल दिया तो एवरेज, इसमें ज्यादा टेंशन की बात ही नहीं है, बात समझ पाए। तो हम लोगों ने कहा रेट दो तरह के होते हैं, एक इंस्टेंटेनियस एक एवरेज, बहुत छोटे टाइम इंटरवल में काउंट करते हैं तो इंस्टेंटेनियस, बड़े टाइम इंटरवल में काउंट करते हैं एवरेज। फार्मूला दोनों का सेम है, जो रेट का फार्मूला है क्या, कंसंट्रेशन चेंज अपॉन टाइम टेकन, ठीक है, और इस तरह से आगे। अब जरा देखो रेट की कहानी तुमने कर ली, पूरा रेट पढ़ लिया, रेट ऑफ रिएक्शन भी पढ़ ली कि हाँ भाई रेट क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। अब आपका मन कर रहा है कि सर इसके आगे हेडिंग आती है मॉलिक्यूलरिटी, वो भी आप पढ़ा दो, तो मैंने कभी पढ़ा देता, देखिए हाँ बेटे, हाँ हाँ पढ़ाएंगे ही, और क्या करेंगे यार, पढ़ाना ही तो आता है, अब वो भी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। अब देखो समझ तो पा रहे हो ना, स्पीड स्पीड तेज तो नहीं है, कर पा रहे हो, मस्त चल रहा है, पढ़ाई से रिलेटेड बात, ठीक है। अब देखो मॉलिक्यूलरिटी से पहले कुछ बातें पढ़ाता हूं, सबसे पहले रिएक्शन, रिएक्शन को हम लोगों ने क्लासिफाई किया है कि रिएक्शन कितने स्टेप में खत्म होती है, कोई रिएक्शन एक स्टेप में हो रही है या एक से ज्यादा स्टेप में हो रही है। तो सबसे पहले हम रिएक्शन के टाइप बताते हैं इन बेसिस ऑफ स्टेप, स्टेप के बेसिस पे रिएक्शन को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है कि कोई भी रिएक्शन कंप्लीट होने में कितने स्टेप लेती है। क्लासिफिकेशन इन बेसिस ऑफ स्टेप,
यूज्ड इन कंप्लीट द रिएक्शन। रिएक्शन को कंप्लीट करने में कितने स्टेप यूज हुए, उसके बेसिस पे रिएक्शन को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया। एक बोला जाता है एलिमेंट्री रिएक्शन, और एक बोला जाता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब देखो दोनों में क्या डिफरेंसेस है। एलिमेंट्री रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है? यदि कोई रिएक्शन एक स्टेप में हो रही है तो उसको बोलते हैं एलिमेंट्री, और एक से ज्यादा स्टेप में हो रही है तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। उन्होंने दो क्लास में डिवाइड किया है। ऐसी रिएक्शन जो एक स्टेप में खत्म हो जाती है एलिमेंट्री, और जो एक से ज्यादा स्टेप में खत्म होती है कॉम्प्लेक्स। रिएक्शन कंप्लीट इन सिंगल स्टेप, यदि पूरी रिएक्शन एक ही स्टेप में खत्म हो रही है तो एलिमेंट्री, और एक से ज्यादा स्टेप में खत्म हो रही है तो कॉम्प्लेक्स। रिएक्शन कंप्लीट मोर देन वन स्टेप, एक से ज्यादा में खत्म हो रही है तो कॉम्प्लेक्स। इतनी डिफिनीशन समझ में आ गई। स्टेप के बेसिस पे रिएक्शन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स। एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रही है तो एलिमेंट्री, एक से ज्यादा स्टेप में खत्म होती है तो कॉम्प्लेक्स। अब बात आई एलिमेंट्री रिएक्शन के एग्जांपल कौन से, कॉम्प्लेक्स के कौन से। तो आप सभी बच्चे बताएं कि आपके यहाँ SN1 SN2 हो चुका है, E1 E2 हो चुका है, तो बस मुझे पढ़ाने में फिर कोई दिक्कत नहीं है। देखिए SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन एक सिंगल स्टेप की रिएक्शन, और SN1 रिएक्शन एक मल्टीपल स्टेप की रिएक्शन है। SN2 में आप क्या करते हो भाई? SN2 में हम यही तो करते हैं। देखो ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है और ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड है, ये प्लस ये माइनस, प्लस का माइनस के साथ अट्रैक्शन, माइनस का प्लस के साथ अट्रैक्शन, तो ये क्या है, अटैक करता है, बाहर हो गया। ये देखो अब ये एक स्टेप में रिएक्शन खत्म हो गई। क्लियर है? इसीलिए नाम देते हैं SN2 रिएक्शन। इसमें दूसरा स्टेप आया ही नहीं, है ना, इसमें दूसरा स्टेप आया ही नहीं। अब SN1 में क्या करते हो? SN1 में यदि हमें ये रिएक्शन करनी है तो ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है, वाटर डाल दिया है, और ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। इसकी प्रेजेंस में ये पहले आयोनाइज हुआ ऐसे, फिर इस पर इसने अटैक किया और ये बनाया ऐसे, फिर प्रोटॉन हटाया, इधर आ जाओ भाई, ऐसे। अब कितने स्टेप हो गए? एक से ज्यादा स्टेप हो गए, और एक से ज्यादा स्टेप हो गए तो कॉम्प्लेक्स हो गई। तो एक स्टेप में रिएक्शन खत्म हुई तो एलिमेंट्री रिएक्शन, एक से ज्यादा स्टेप में खत्म हुई तो SN1 रिएक्शन। क्लियर है? तो यदि कोई रिएक्शन सिंगल स्टेप में खत्म होती है तो हम उसको एलिमेंट्री कहते हैं, और यदि कोई रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में खत्म होती है तो उसको कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्लियर है सबको? अच्छा अब चलते हैं मॉलिक्यूलरिटी पे, क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी में ये टर्म यूज होगा। अब उस टर्म की मीनिंग नहीं पता होगी तो हम फंसने लगेंगे, इसलिए मैंने पहले ये पढ़ाया। यहां तक सही है? अब देखो मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, इसको समझाते हैं। अच्छा नोट कर लो। अच्छा ये बताइए, मैंने कहा SN2 रिएक्शन में एक स्टेप होता है, मगर इसमें तुम एक स्टेट तो बनाते हो, ट्रांजिशन स्टेट, ध्यान है?
तो फिर दो हुए, पहले रिएक्ट ये आता है, फिर ट्रांजिशन स्टेट आता है, फिर प्रोडक्ट आता है, तो एक स्टेप का हुआ, फिर तो दो स्टेप हो गए। बताओ भाई, हुआ है ना कि पहले आपको अटैक, फिर आया ट्रांजिशन स्टेट, फिर आया हमारा प्रोडक्ट। ये ठीक कह रहा है। जो ट्रांजिशन स्टेट है वो हाइपोथेटिकल स्टेट है, रियल में वो सॉल्यूशन में एग्जिस्ट नहीं करता है, वो हाइपोथेटिकल स्टेट होता है। वो एक पिक्चराइजेशन है चीजों को समझाने के लिए। उस तरह की कोई चीज सॉल्यूशन में आज तक एविडेंस के फॉर्म में नहीं मिली है, इसीलिए आप उसको सिंगल स्टेप रिएक्शन कह रहे हो, क्योंकि वो एक हाइपोथेटिकल स्टेट है जो बच्चों को समझाने के लिए दिखाया जाता है, जितना भी ट्रांजिशन स्टेट होता है। और जब आप इंटरमीडिएट लिखते हो, इसका मतलब वो आयन, वो मॉलिक्यूल, वो इंटरमीडिएट सॉल्यूशन में नैनो पीको या कुछ सेकंड के लिए एग्जिस्ट करता है, उसके ट्रेस मिलेंगे यदि एक्सपेरिमेंट किया जाएगा तो उसके ट्रेस मिलेंगे। तो दोनों में इंटरमीडिएट टर्म और ट्रांजिशन स्टेट टर्म में ये डिफरेंस है। ट्रांजिशन स्टेट टर्म एक हाइपोथेटिकल टर्म है, इस तरह का कोई भी चीज रिएक्शन में एग्जिस्ट नहीं करती, वो सिर्फ पिक्चराइजेशन है जैसे आप उस चीज को समझ पाओ, ठीक है। और इंटरमीडिएट टर्म रियल टर्म है, वो सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करता है, दोनों में ये। इसी वजह से इसको तुम सिंगल स्टेप ही कहते हो, दो स्टेप नहीं कहते हो, क्योंकि तुमने इसमें एक हाइपोथेटिकल स्टेप दिखाया है कि ये हुआ कैसे है। रियलिटी में ऐसा कुछ ट्रेस नहीं होता है, सीधा ये हुआ और ये आया, बात खत्म हो गई, ये हुआ ये आया। अब ये कैसे हुआ उसको दिखाने के लिए पिक्चराइजेशन कर देते हैं, और इसमें प्रॉपर सब ट्रेस मिलेंगे, ये जितनी भी चीजें हैं सबके ट्रेस मिलेंगे। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, छप गया है, अब हम अपनी केमिस्ट्री में आ जाते हैं, मतलब फिजिकल में। अब देखो, अब मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है जरा समझो। मॉलिक्यूलरिटी में क्या होता है? मॉलिक्यूलरिटी का मतलब होता है जो एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो जब एलिमेंट्री रिएक्शन होती है तो उसमें जितने स्पीसीज आपस में कोलिजन करते हैं, पूरी केमिकल काइनेटिक्स में माना गया है कि रिएक्शन कोलिजन की वजह से होती है, टकराने की वजह से होती है, उसकी वजह से वो प्रोडक्ट बनाते हैं। तो मॉलिक्यूलरिटी जो होती है वो ये होती है, स्पॉन्टेनियस, एक साइमल्टेनियस, साइमल्टेनियस, ठीक है, साइमल्टेनियस कोलिजन ऑफ number of species in elementary reaction is known as molecularity। देखो मॉलिक्यूलरिटी क्या है, मॉलिक्यूलरिटी जो है साइमल्टेनियस कोलिजन ऑफ नंबर ऑफ स्पीसीज इन एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन में अब आप समझ गए हो कि एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब जो एक स्टेप में होंगी। एलिमेंट्री रिएक्शन में जितने स्पीसीज कोलिजन करते हैं उन स्पीसीज के नंबर को मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। किसी एलिमेंट्री रिएक्शन में साइमल्टेनियसली जितने स्पीसीज कोलिजन करते हैं उनके नंबर को मॉलिक्यूलरिटी कहा जाता है। साइमल्टेनियस कोलिजन ऑफ नंबर ऑफ स्पीसीज इन एलिमेंट्री रिएक्शन इज नोन एज मॉलिक्यूलरिटी। मतलब एलिमेंट्री रिएक्शन में जितने स्पीसीज आपस में कोलिजन करेंगे उनके नंबर को मॉलिक्यूलरिटी कहेंगे। क्लियर है? तो क्या जीरो मॉलिक्यूल कोलिजन कर सकते हैं? तो इसका मॉलिक्यूलरिटी जीरो नहीं हो सकती। बताओ भाई, आप क्या कह रहे हो? वो नंबर जो कोलिजन करते हैं, तो जीरो मॉलिक्यूल कैसे कोलिजन करेगा? उस नंबर को मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज कोलाइड इन एलिमेंट्री रिएक्शन
तो जीरो तो कोलिजन नहीं कर सकता है। अच्छा, आधा पौना मालिक्यूल कोलिजन कर सकता है कि आधा मालिक्यूल कोलिजन कर रहा है, डेढ़ मालिक्यूल कोलिजन कर रहा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू फ्रैक्शनल भी नहीं होगी, है कि नहीं? अच्छा, अब निगेटिव हो सकती है भाई, मालिक्यूल जो कोलिजन करने जा रहा है एक होगा, दो होगा, तीन होगा, माइनस कैसे होगा कि -2 मालिक्यूल कोलिजन कर रहा है? ये तो बड़ी फर्जी सी बात होगी ना यार। तो इसका मतलब ये वैल्यू निगेटिव भी नहीं होगी। मेरी बात समझ रहे हो ना सब लोग? अब कितने कोलिजन करेंगे? या तो एक करेंगे, या दो करेंगे, या तीन करेंगे, बस। देखो, अब यहां पर मुझे थोड़ा सा समझाना है, 2 सेकंड और दो मुझे। देखो, या तो एक मालिक्यूल कोलिजन करता है, ठीक है, या तो दो मालिक्यूल ऐसे कोलिजन करते हैं, या तो तीन मालिक्यूल ऐसे कोलिजन करते हैं। ध्यान दीजिएगा सब लोग, डरिएगा नहीं। एक मालिक्यूल कैसे कोलिजन करता है? किसी की प्रेजेंस में अपने आप ब्रेक हो जाना, किसी की प्रेजेंस में अपने आप ब्रेक होना, तो मालिकुलरिटी 1 है। दो मालिक्यूल अपने आप कोलिजन करके ब्रेक हो गए, मालिकुलरिटी 2 है। तीन मालिक्यूल अपने आप कोलिजन करके ब्रेक हो गए, मालिकुलरिटी 4 है, 3 है। अब चार मालिक्यूल भी कोलिजन कर सकते हैं, चार मालिक्यूल भी कोलिजन कर सकते हैं। कोलिजन तो 5 भी कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं, 7 भी कर सकते हैं, 8 भी कर सकते हैं, 9 भी कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं। कोलिजन करने में कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि वो प्रोडक्ट नहीं बनाते, हमें रिएक्शन करानी भी है। नो प्रोडक्ट फॉर्म, नो प्रोडक्ट फॉर्म। अब एक एक करके मैं समझा रहा हूं, जो भी आपके अंदर क्वेश्चन है 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। डिफिनीशन है साइमल्टेनियस कोलिजन ऑफ नंबर ऑफ स्पीसीज इन एलिमेंट्री रिएक्शन, मतलब रिएक्शन होनी चाहिए। देख लो, एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब रिएक्शन हो रही है ना, तो रिएक्शन होनी चाहिए। जब चार मॉलिक्यूल कोलिजन करते हैं तो कोलिजन तो पॉसिबल है, मगर वो रिएक्शन नहीं होती। क्यों? क्योंकि जब रिएक्शन होती है तो एनर्जी फैक्टर भी काम करता है। तो चार मॉलिक्यूल इतनी एनर्जी जनरेट नहीं कर पाते कि रिएक्टेंट के बीच के बॉन्ड ब्रेक हो और नया प्रोडक्ट फॉर्म हो सके। मतलब ये कोलिजन इफेक्टिव नहीं होती एनर्जी के बेसिस पे। कोलिजन पॉसिबल है, ऐसे चार कर लेंगे तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 सारे मॉलिक्यूल की कोलिजन पॉसिबल है, मगर ये इफेक्टिव कोलिजन नहीं होती क्योंकि एनर्जी के बेसिस पे ये कोलिजन इतनी एनर्जी जनरेट नहीं करती कि हमारे रिएक्टेंट के बॉन्ड ब्रेक हो जाए और प्रोडक्ट बना पाए। इसीलिए इन कोलिजन के रिस्पेक्ट में प्रोडक्ट नहीं आता है, और जब प्रोडक्ट नहीं आएगा तो इसका मतलब रिएक्शन ही नहीं हुई। और हमें कौन से नंबर काउंट करने हैं? जब रिएक्शन हो वो नंबर काउंट करने। आप कह रहे हो एलिमेंट्री रिएक्शन में काउंट करना है, तो रिएक्शन तो होनी चाहिए ना। तो इस वजह से मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू या तो 1 होती है, या 2 होती है, या 3 होती है, बस। मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू 0 फ्रैक्शनल निगेटिव क्यों नहीं है? पहले ही समझा दी। 3 से बड़ी क्यों नहीं है? कोलिजन है मगर प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। और हम आपने हमसे कहा है कि एलिमेंट्री रिएक्शन हो रही है, एलिमेंट्री रिएक्शन होते हुए कितने मॉलिक्यूल कोलिजन कर रहे हैं, तो उसमें रिएक्शन नहीं हो रही है, कोलिजन हो रही है मगर रिएक्शन नहीं होगी, प्रोडक्ट नहीं बनेगा। और जब प्रोडक्ट नहीं बना तो इसका मतलब रिएक्शन ही नहीं हुई। बात समझ पाए? तो इसी बात पे ये क्वेश्चन निकालो। अभी रुक जाओ, अच्छा एक पॉइंट पढ़ा लो फिर निकालो, तब तक तुम छाप डालो। तो जरा देखो, एलिमेंट्री रिएक्शन क्या है? एलिमेंट्री रिएक्शन जो एक स्टेप में रिएक्शन होती है, एक स्टेप में कोई रिएक्शन हो रही है, उसमें जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलिजन कर रहे हैं उनके नंबर को मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं।
वो नंबर जीरो नहीं होंगे, फ्रैक्शनल नहीं होंगे, निगेटिव नहीं होंगे। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी मॉलिक्यूलरिटी की? तो मैक्सिमम वैल्यू 3। मिनिमम कितनी होगी? मिनिमम होगी 1, है कि नहीं? अच्छा, अब और जरा समझिए, किसी रिएक्शन को देख के कैसे निकालोगे? तो ये क्या होगा? सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का सम मॉलिक्यूलरिटी बोला जाएगा। सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट इन एलिमेंट्री रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? एलिमेंट्री रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए डिफाइन नहीं है, ध्यान रखना। एलिमेंट्री रिएक्शन की डिफाइन है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी नाम की चीज नहीं होती, डिफाइन ही नहीं है, डिफिनीशन उस पर वैलिड ही नहीं है। हाँ बेटे, हाँ, एक चीज कोलिजन का मतलब होता है टूटना, है ना? अब किसी की प्रेजेंस में मॉलिक्यूल टूट गया, जैसे सॉल्वेंट पड़ा है, तो सॉल्वेंट की प्रेजेंस में सॉल्यूट ब्रेक हो गया, तो उसको बोल रहा है वो, हाँ, इंटरनल। अब जरा देखो, लिख दूं मैं, भूल तो नहीं जाओगे? ऑल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी एप्लीकेबल नहीं है। अब ये क्वेश्चन करो, एलिमेंट्री रिएक्शन 2a प्लस बी गिव्स सी, फाइंड आउट मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन है तो कोफिशिएंट का सम, तो कोफिशिएंट का सम कितना है? 3 भाई, उसका 2 है, उसका 1 है, टोटल सम कितना आ रहा है? 3। तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई? 3। अब इसको करो, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। मैक्सिमम मॉलिक्यूलरिटी इज 3, सही है। इट इज ए फ्रैक्शनल वैल्यू, नो। अच्छा, ये बात बताई नहीं है, इसमें 2 आंसर है यार। कैलकुलेटेड बाय थ्योरेटिकल मेथड, ये मैं बताना भूल गया हूं। मॉलिक्यूलरिटी मेनली डिफाइंड फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, नहीं, ये थ्योरेटिकल वैल्यू है, ये लिख देता हूं नहीं तो भूल जाओगे, मिस हो गया है। कहां पे लिख दूं? Molecularity is a theoretical value. Molecularity is a theoretical quantity. Molecularity एक theoretical quantity है। तो जो आपने पीछे क्वेश्चन किया है उसमें 2 आंसर है, ए और सी, ठीक है ना? हाँ हाँ, ये भी होता है। जैसे आप पढ़ते हो ना कि SN2 बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो बाई का मतलब जिसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 हो। SN1 में पढ़ते हो यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 हो। तो जब SN1 में हो रही होती तो अपने आप कार्बोकैटायन बनता है उसकी प्रेजेंस में, है ना? ऐसा तो नहीं होता है कि उसमें कोई ट्रांजिशन स्टेट आती है, अटैक करता है तब बनता है। कार्बोकैटायन बन जाता है, फिर कार्बोकैटायन में अटैक होता है। हाँ बेटे, हाँ, वो एक पर्टिकुलर पहला स्टेप। यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब पहले स्टेप की बात हुई कि यूनिमॉलिक्यूलर कि पहला स्टेप कैसा है। पूरी रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है, तो पूरी रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी वहां बनेगी नहीं कि पूरी रिएक्शन के लिए यदि हम मॉलिक्यूलरिटी बनाए। हाँ, तो यूनिमॉलिक्यूलरिटी का मतलब मॉलिक्यूलरिटी 1, है ना? मगर क्या है कि सिर्फ पहले स्टेप के लिए। यदि ओवरऑल रिएक्शन की बात करेंगे तो मॉलिक्यूलरिटी नहीं बननी, क्योंकि ओवरऑल रिएक्शन एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है।
तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की कोई मॉलिक्यूलरिटी नहीं, हाँ स्टेप की हो जाएगी। हाँ, क्योंकि आप रिएक्टेंट की कोलिजन करके प्रोडक्ट बनाओगे ना। दो दो क्या हो सकती है ये कह रहे हो? हाँ हाँ हाँ, तो तीन ही तो टिक किया हम लोगों ने। अच्छा, तुम्हें लगा 2b+b+c है? अच्छा कोई नहीं, ये वाला टिक क्यों कर दिया ध्यान है? क्योंकि ये अभी बताया नहीं था। अच्छा, अब देखो बच्चों, अब जो हेडिंग करानी है वो आज नहीं कराऊंगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए काफी पढ़ाना पड़ता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये चालू होगा तो आधा अधूरा छूटेगा, आधा अधूरा छूटेगा तो मजा नहीं आएगा, है ना? हाँ अच्छा, अब मेरी क्लास कब होगी बता देता हूं आपको। मंडे नहीं होगी, ट्यूसडे नहीं होगी, वेडनेसडे नहीं होगी, किसी ना किसी क्लास होगी, मेरी नहीं होगी। मैं लूंगा आके थर्सडे को क्लास, 4 दिन बाद, 4 दिन के अंदर आ जाऊंगा, और फिर लगातार 26 जनवरी तक। हाँ लगातार। अच्छा, ला क्वेश्चन करा देता हूं। देखिए, हेनरी ला पर एक क्वेश्चन सब लोग करो, आवाज नहीं करो, ध्यान दीजिएगा। व्हाट मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस dissolve in 10 mole of water kh of oxygen gas is 1 × 10⁵ है ना, उधर जाएगा तो प्लस। एटमॉस्फेयर if oxygen gas exerted 1 atmospheric pressure। आंसर बताए। देखिए, कल न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक भी नहीं कराए थे, तो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैंने डाला है। What mole of oxygen gas dissolve in 10 mole of water? kh of oxygen gas 1 × 10⁵ एटमॉस्फेयर दिया है, ठीक है। इफ एटमॉस्फेयर इनवर्स, नहीं नहीं, हाँ ठीक है, एटमॉस्फेयर। इफ CO2 गैस एक्सर्ट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यदि CO2 गैस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, तो कल मैंने आपको क्या पढ़ाया था? जिस गैस का प्रेशर, उसी गैस का हेनरी कांस्टेंट, और उसी गैस का मोल फ्रैक्शन इन वाटर, है ना, यही पढ़ाया था। यदि ऑक्सीजन गैस का प्रेशर रखोगे तो ऑक्सीजन गैस का हेनरी कांस्टेंट रखोगे, और ऑक्सीजन गैस के मोल फ्रैक्शन रखोगे। ऑक्सीजन गैस का प्रेशर कितना है? 1 एटमॉस्फेयर। ऑक्सीजन गैस का हेनरी कांस्टेंट कितना है? 10⁵ अब ऑक्सीजन गैस का मोल फ्रैक्शन, मोल ऑफ ऑक्सीजन, मोल ऑफ ऑक्सीजन प्लस मोल ऑफ वाटर। वाटर कितना है? 10। ऑक्सीजन अपने को निकालना है। अब इधर उधर कर लो, तो जब आप इधर उधर करोगे तो मोल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखो, 10 10⁵ मोल ऑफ ऑक्सीजन, अरे इसको उधर ले गया,
10⁵ का मतलब कितना होता है? 1,00,000। 50 1,00,000, 1,00,000 में से एक कम हुआ है, तो चाहो तो अप्रोक्सीमेशन ले सकते हो, इसको 10⁵ भी लिख सकते हो। ना मानो तो ना भी लिखो, चाहो तो लिख सकते हो। तो ये आ गया 10⁵ अप्रोक्सीमेशन के साथ। क्यों? 1,00,000 में से एक कम किया है। इसको इससे कट कर लो, तो ऑक्सीजन की वैल्यू आ गई 10 डिवाइडेड बाई 10⁵, मतलब 10⁻⁻4। तो कितना ऑक्सीजन डिजॉल्व होगा? 10⁻⁻4 मोल। ठीक है कि नहीं? इसी तरह के आपको क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे। आपको सिर्फ फोकस इस बात पे रखना है कि जिस गैस का प्रेशर, उसी गैस का हेनरी कांस्टेंट, उसी गैस के मोल फ्रैक्शन। जैसे ये क्वेश्चन देखो, अब यहां पे देखना, तुम घूम जाओगे, इतना पढ़ाने के बाद भी नहीं कर पाओगे। देखिए, मैंने आपसे पूछा व्हाट मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस इन एयर dissolve in 10 mole of water if 1 atmospheric pressure of air exerted to water, if mole fraction of air, mole fraction of nitrogen gas in air, डरना नहीं, mole fraction of nitrogen gas in air is 0.8, kh of nitrogen gas is 10⁵ एटमॉस्फेयर। ठीक है, वही क्वेश्चन है, बस मैंने जरा सा चेंज किया है, मगर ये जरा सा जो है वो बहुत बड़ा है आपके लिए। अब जरा देखो, मैंने आपको क्या पढ़ाया है? मैंने आपको एक ही बात पढ़ाई है कि जिसका मोल रखोगे, जिसके गैस का प्रेशर, उसी गैस का हेनरी कांस्टेंट, उसी गैस का मोल फ्रैक्शन। अब मैंने क्या किया है, गैसियस मिक्सचर ले लिया है तुम्हें परेशान करने की। एयर क्या एक गैसियस मिक्सचर है, मतलब जो मैं पूछ रहा हूं वो डेली आप करते हो। खुला हुआ देखो, एक एक जग में या गिलास में पानी रखा है, इस पर कितना प्रेशर लग रहा है? 1 एटमॉस्फेयर। अब बस मैं इसमें पूछ रहा हूं नाइट्रोजन कितना डिसॉल्व है, बस ये क्वेश्चन है। पानी कितना है? 10 मोल, मतलब जो डेली करते हो वो पूछा जा रहा है कि 10 मोल पानी है, अब इसमें कितनी नाइट्रोजन डिसॉल्व है, बस तुमसे ये पूछा गया। अब प्रॉब्लम कहां फंस रही है? देखो, जिस गैस का प्रेशर, उसी गैस का हेनरी कांस्टेंट और उसी गैस का मोल फ्रैक्शन। अब प्रेशर किसका दिया है, जरा क्वेश्चन पढ़ो। इफ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ एयर, ये तो गैस के मिक्सचर का प्रेशर है, हमें किसका प्रेशर रखना है? नाइट्रोजन का रखना है। तो यहां तुम्हें पहले यहां फंसाया कि तुम बस प्रेशर देखो और चिपका दो। भाई तुम क्या है, बस प्रेशर देखो चिपका दिया, मगर प्रेशर नहीं चिपकाना है, गैस का प्रेशर चिपकाना है। और ये एयर का प्रेशर है, मतलब सारी गैस के प्रेशर का सम है। तो इसमें से नाइट्रोजन का प्रेशर कितना है तुम्हें निकालना पड़ेगा। तो यहां पर काम आता है डाल्टन लॉ। किसी भी गैस का प्रेशर, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के गैस मिक्सचर, उस गैस का मोल फ्रैक्शन। किसी भी इंडिविजुअल गैस का प्रेशर उस गैस के मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर के मल्टीपल के बराबर होता है। टोटल प्रेशर 1 है,
और गैस का मोल फ्रैक्शन क्या है एयर में। जो तुम पूछ रहे हो वो तो सोल्यूशन में है, एयर में मोल फ्रैक्शन। तो यहां पर सिर्फ तुम्हें क्या किया गया है, यहां पर तुम्हें फंसाया गया है कि तुम गैस का प्रेशर ना निकाल पाओ। पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना डिफरेंस है, मैंने डायरेक्ट गैस का प्रेशर दिया था, इसमें इनडायरेक्ट दिया है। मैंने कहा यार ये एयर का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, अब एयर तो मिक्सचर है, फार्मूला क्या है, जिस गैस का प्रेशर रखोगे उसी गैस का हेनरी कांस्टेंट रखोगे, उसी गैस के मोल फ्रैक्शन रखोगे। अब प्रॉब्लम क्या हुई, नाइट्रोजन का प्रेशर ही नहीं दिया है, तो नाइट्रोजन का प्रेशर हमने निकाला। डाल्टन लॉ ने बताया था कि किसी भी गैस का प्रेशर टोटल प्रेशर इनटू उसी गैस के मोल फ्रैक्शन इन गैस मिक्सचर, इन गैस मिक्सचर, सॉल्यूशन में नहीं। कंफ्यूजन आ सकता है, बच्चा सोचेगा यहां मोल फ्रैक्शन तुमने रख भी दिया, मोल फ्रैक्शन निकालना भी है, ये मोल फ्रैक्शन अलग है, ये मोल फ्रैक्शन अलग है। ये गैस मिक्सचर में नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन है और ये किस में होता है, सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन होता है। लिखाया है, पढ़ाया है, मेंशन कराया है कि क्या है ये। तो अब देखो नाइट्रोजन का हमें प्रेशर मिल गया, इसकी वैल्यू हमें दी है, बाकी मोल ऑफ नाइट्रोजन, मोल ऑफ नाइट्रोजन, मोल ऑफ वाटर। अब कट्टम काट खेल लो, ठीक है। तो ये कितना हो गया, अब भाई कैलकुलेशन कर लेना। तो ये इतना आ गया, कर रहे, समझ पा रहे हो, डायरेक्ट कर रहा हूं। ये 6 है, 10 का मल्टीप्लाई होगा तो 5 हो जाएगा। अब ये वैल्यू निग्लेजिबल है, 10⁻⁻6 है, मतलब 1.50 लगेंगे, है। तो उसके रिस्पेक्ट में 1 बहुत बड़ा है, तो आप चाहो तो डायरेक्ट 1 लिख लो और n की वैल्यू ये लिख लो, इतने मोल आ गए। बात समझ पाए कैसे भाई, ये वैल्यू इधर आके माइनस में आएगी, 1 -10⁻6, -10⁻6 का मतलब 0.00008, 5 बार जीरो लगेगा तब 8 आएगा। तो एक में 5 बार 0.8 माइनस करोगे तो आएगा 0.99992, तो लगभग एक ही तो है, तो इसलिए मैंने अप्रोक्सीमेशन ले ली, ये आंसर आया। अब इस क्वेश्चन उस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, मैंने क्या किया, डायरेक्ट प्रेशर नहीं दिया, आपको फंसाया कि यार प्रेशर कैसे निकालोगे गैस का। अब आप जोश में ये तुमने वहां 1 डाल दिया तो भी आंसर गलत, क्यों, क्योंकि भैया जिस गैस का प्रेशर रखोगे उसी गैस का हेनरी कांस्टेंट, उसी गैस का मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन, ये फार्मूला है, ये कॉन्सेप्ट है। तो तुमने तो प्रेशर गैस मिक्सचर का डाल दिया है तो गलत हो जाएगा। बात समझ पाए, ऐसे ही करना है, ठीक है। 2 क्वेश्चन भी करा दिया आपको और बाकी थ्योरेटिकल 3-4 क्वेश्चन उस दिन कराई दिए।